अटकोगे तुम एमएसटीसीटी के एग्जाम में तो तुम्हें बचाएगा कौन? अटकोगे तुम एमएसटीसीटी के एग्जाम में तुम्हें बचाएगा कौन? इसीलिए मैं आज लेके आ रहा हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की अपनी मैराथन। और आपका भी हाल सीईटी के पेपर में ऐसा ना हो, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। बहुत ही डिटेल्ड में थ्योरी के साथ, इंक्लूडिंग थ्योरी और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं 2025 में आए हुए, ताकि आपको आइडिया लगे कि अच्छा 2026 में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बस कॉपी पेन लेके बैठिए और शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहले आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उम्मीद है आपने कॉपी में लिखा होगा, तो जो भी की पॉइंट्स है, जो भी बातें आपको आनी चाहिए वो मैं लिख के दे देता हूँ, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए ये चैप्टर समझने के लिए या इसके क्वेश्चंस करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट, आपको सिंपल कंबाइन इक्वेशंस वगैरह पता ही होगा। अगर आप कंबाइन इक्वेशन निकालना चाहते हो, कंबाइन इक्वेशन, किसी भी लाइन का कंबाइन इक्वेशन अगर आप निकालना चाहते हो और दो इक्वेशन अगर आपको दिए हैं, सपोज u इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू 0, तो जो इसका कंबाइन इक्वेशन रहेगा वो रहेगा u इंटू वी इज इक्वल्स टू 0। ये कंबाइन इक्वेशन हो गया, ठीक है। शर्त है कि दो इक्वेशन को अगर आपको कंबाइन करना है तो सिंपली आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, बट शर्त यह है कि इक्वल्स टू 0 चाहिए, उसके बाद ही मल्टीप्लाई करना, सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे एग्जांपल के लिए x इज इक्वल्स टू 2 लिखा है और y इज इक्वल्स टू 3 लिखा है, और कंबाइन मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2 3 6। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। इसको पहले इक्वल्स टू 0 बनाना, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आ जाएगा एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x को इन दोनों से, 2 को इन दोनों से, तो ऐसा आता है, ठीक है। तो इस ऐसे कंबाइन इक्वेशन निकालना, ऐसे नहीं निकालना, ये आप समझना। ये तो हो गया कंबाइन इक्वेशन के बारे में, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्या खास बात होती है वो बता देता हूं। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसके पास दो चीजें रहेगी। पहला, एक तो इसका इक्वेशन रहेगा और दूसरा रहेगा स्लोप, ठीक है। अगर आप स्लोप निकालना चाहते हो तो अलग अलग फॉर्मूलेज है, जैसे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये y1 x1 x2 y2 कौन है, तो इस पॉइंट होते हैं। ये सपोज a है x1 y1, ये b है x2 y2, तो y2 माइनस 1 x2 माइनस x1 से आपको स्लोप मिलेगा। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और इक्वेशन का मतलब ऐसे रहेगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो ऐसे होता है। स्लोप निकालने का एक और भी तरीका है, tan थीटा। थीटा क्या है, तो थीटा जो है वो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन क्या चीज होती है, इंक्लिनेशन मतलब वो एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बनता हो। अब एंगल तो अलग अलग लाइन से अलग अलग लाइन के साथ अलग अलग एंगल बन सकते हैं, लेकिन हमें वो एंगल चाहिए जो किसके साथ बनता हो, सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ। सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को ही इंक्लिनेशन बोलते हैं। इंक्लिनेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के साथ जो बनता है उसे इंक्लिनेशन बोलते हैं ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसे इंक्लिनेशन बोलेंगे। एक और फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला, वो है माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। माइनस ए डिवाइडेड बाय बी, ये भी अपना स्लोप निकालने के फॉर्मूले। सब में सेम आंसर मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन गिवन कंडीशन कि हमें क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना। तो स्लोप निकालने के अलग अलग फॉर्मूले, इक्वेशन यानी ऐसी वाली चीज निकालने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो इक्वेशन कैसे निकालोगे तो वो बता देता हूँ। फॉर इक्वेशन, अगर आप किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हो, ऐसा वाला आंसर निकालना चाहते हो जिसमें एक्स और वाई प्रेजेंट हो, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। इसमें से सबसे पहला है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास आउट होती है तो उसका इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल्स टू mx। कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास आउट होती है तो y इज इक्वल्स टू mx आंसर रहेगा। m क्या है, तो m अपना स्लोप है। दूसरा तरीका कौन सा, अगर आप सेकेंड तरीका, अगर आप लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हो तो एक और होता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, अगर आपको 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट पता है मतलब a और b पता है, तो 2 पॉइंट पता है तो स्लोप तो निकल जाएगा। स्लोप भी आप निकाल सकते हो माइनस a अपॉन b इक्वेशन की मदद से, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। लेकिन अगर आप 2 पॉइंट की मदद से इक्वेशन निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2
इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ठीक है, ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें दो पॉइंट दिए हो और किसी भी लाइन का इक्वेशन हमें निकालना हो तब। थर्ड, और तरीका कौन कौन सा इक्वेशन ऑफ लाइन लाने का, तो स्लोप पता है तो भी निकाल सकते हैं ओरिजिन से पास आउट अगर है, और अगर ओरिजिन से पास आउट नहीं है तो क्या होगा, है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें पॉइंट पता हो। पॉइंट मतलब x1 y1, पॉइंट मतलब x1 y1, स्लोप मतलब m। ठीक है, ऐसे देखा जाए ना तो ये वाला और ये वाला एक ही चीज है। अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है तो x1 y1 0 0 बन जाएंगे, x1 y1 0 0 आ जाएंगे, तो y माइनस जीरो इक्वल्स टू m x माइनस जीरो, यही आएगा y इक्वल्स टू mx। ठीक है, तो एक ही इसका है वो। और कौन कौन से तरीके होते हैं अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना चाहते हो तो, फोर्थ वाला, अगर आप किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हो तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है पर मुझे नहीं लगता उतना उसका काम वगैरह आएगा। एक इंटरसेप्ट वाला देखना, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ये ऐसा होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। a और b क्या होते हैं, इंटरसेप्ट होते हैं। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो जो लाइन है, जैसे a मतलब हो गया x इंटरसेप्ट, b मतलब हो गया y इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो लाइन x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है ना, जैसे ये y एक्सिस है, x एक्सिस है और ये लाइन है, तो ये जो लाइन है इसने यहाँ पे कौन से पॉइंट को काटा और यहाँ पे कौन से पॉइंट को काटा, तो ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट। सपोज यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सपोज 4 है, तो x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट जो है वो कितना है, 4 है। ठीक है, तो ऐसे आप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के भी इक्वेशन निकाल सकते हो। ये तो हो गई इक्वेशंस निकालने के बारे में। ठीक है, और भी कुछ इक्वेशंस वगैरह अगर निकलेंगे तो क्वेश्चंस के दौरान मैं बताते जाऊंगा, ये आप साथ साथ में लिखते चलिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, और क्या करें, इसके बाद एंगल के बारे में देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल, कि किसी भी दो लाइन के बीच का आप एंगल कैसे निकालोगे, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एंगल बिटवीन लाइंस, कि किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। अगर आप दो लाइन के बीच का एंगल निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले, पहला है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये तब इस्तेमाल करना जब आपको स्लोप पता हो। अगर आपको स्लोप पता है, दो लाइन का अगर एंगल निकालना तो दोनों के स्लोप दे दो, एंगल निकल जाएगा। दूसरा भी एक तरीका है, अगर आप स्लोप नहीं बता सकते ठीक है चलेगा, स्लोप मत बताओ पर कम से कम कंबाइन इक्वेशन तो बता दो। कंबाइन इक्वेशन मतलब यह इस तरीके से u इंटू वी इक्वल्स टू 0, मतलब अगर आपको कंबाइन इक्वेशन दिया है तो आप ये वाला यूज करना, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। और जितना मेरे तक का ख्याल है आप में से कोई भी एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि मैंने सर इसको नहीं देखा है। 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, है ना, ये थ्योरम भी था एंगल निकालने का। ये कब इस्तेमाल करना, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे जब क्वेश्चन ऐसा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना। अगर आपको दो सेपरेट सेपरेट इक्वेशन दिए हैं या फिर पर्टिकुलर स्लोप वगैरह दिए हैं तो ये वाला इस्तेमाल करना। ठीक है, चलो ये लिख लीजिएगा, है ना, इधर साइड वाला मिटा देता हूं। ये तो हो गई एंगल की बात। ठीक है, और कुछ कंडीशंस वगैरह देख लेते हैं ना। अगर कोई भी लाइंस बोलते हैं कि हम कैसे पैरेलल है, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट, अगर कोई भी लाइंस पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट होता है तो उसके हिसाब से कौन कौन सी जानकारी आप निकाल सकते हो वो हम देखेंगे। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल या कोइंसिडेंट होती है तो उसमें से पहली चीज मैं ये बोल सकता हूं कि उनके जो इक्वेशंस होंगे, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो वो दिखेंगे कैसे, मैं बता रहा हूं उनकी इक्वेशंस कैसे दिखेंगे। इक्वेशन दिखेंगे ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। ठीक है, c इधर भी लिखा उधर भी लिखा तो भी चलेगा। ये एक लाइन होगी, तो जो दूसरी लाइन रहेगी ये हमेशा पैरेलल रहेगी, किसकी, ये सपोज अपनी L1 है, ये L1 है, तो जो L2 रहेगा, L2 नाम की इक्वेशन है वो क्या रहेगी, ax प्लस by
इज इक्वल्स टू, यहां पे रहेगा कोई भी लैम्डा, यानी कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होता है। मतलब आप इक्वेशन देख के ही बता सकते हो कि हाँ ये पैरेलल है, देख के बता सकते हो। बस फर्क कितना, क्या नोटिस करना, देखो x का कोएफिशिएंट सेम होता है, y का कोएफिशिएंट सेम होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो अलग अलग होती है। अगर कांस्टेंट टर्म अलग अलग है, इसका मतलब दोनों लाइंस कैसे है, पैरेलल। यानी एक अगर लाइन का इक्वेशन दिया और उन्होंने बोला पैरेलल वाले लाइन का इक्वेशन बताओ, इसका इक्वेशन दिया और इसका इक्वेशन अगर पूछा तो मैं बता दूंगा इसका ax प्लस बी वाई और इसका ax प्लस बी वाई सेम रहेगा, बस डिफरेंस कहां पे रहेगा, कांस्टेंट टर्म में, बिना वेरिएबल वाली जो टर्म है वो अलग अलग रहेगी। ये पैरेलल लाइंस के इक्वेशन में पैटर्न मिलता है हमें ढूंढने को। ठीक है, जब आप पैरेलल लाइन में पैटर्न देखोगे तो इस तरीके से मिलेगा। और क्या क्या बातें बोल सकते हो अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल या कोइंसिडेंट होती है तो और आप बोल सकते हो कि ये तो आपने देखा होगा स्लोप सेम रहते हैं, m1 इज इक्वल्स टू m2, पहले वाले लाइन का स्लोप और दूसरे वाले लाइन का जो स्लोप है वो कैसे रहेगा, सेम रहेगा। और तीसरी चीज आप क्या बोल सकते हो, और तीसरी चीज ये बोल सकते हो कि अगर आप इन दोनों को कंबाइन इक्वेशन करते हो, इन दोनों को कंबाइन करते हो, जब दो लाइंस को कंबाइन किया जाता है तो एक पैटर्न बनता है इस तरीके का, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, उसके आगे के भी टर्म्स मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा मिलेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिलेगा, कब, जब दो लाइन को आप कंबाइन करते हो। तो अगर कंबाइन इक्वेशन दिया है तो उसमें क्या पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिलता है कि जो एच स्क्वायर माइनस ए बी है उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन का कंबाइन इक्वेशन हमें दिया है तो। ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल है मतलब परपेंडिकुलर है तो ये, सॉरी पैरेलल है तो ये कंडीशन है। सिमिलरली हम देखेंगे परपेंडिकुलर के केस में, अगर कोई भी दो लाइन खुद को परपेंडिकुलर बोलता है तो इससे हम क्या बातें बोल सकते हैं। तो पहली चीज मैं ये बोल सकता हूँ, स्लोप्स के बारे में लिख लेता हूँ कि अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 ये हमेशा -1 होगा। m1 इंटू m2 जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, -1 होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज, रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि जैसे सपोज करते हैं ये एक लाइन है, ठीक है, इसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, और एक और लाइन मैंने बना दी यहाँ पे। ठीक है, एक और लाइन यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, देखना ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर इसका इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 है तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा, इसका इक्वेशन भी बिल्कुल इसे दिखेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, बस 4 नहीं रहेगा, 4 की जगह कुछ और रहेगा, लैम्डा ले लेते हैं। अब लैम्डा की वैल्यू अलग अलग है, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू अलग, क्योंकि पैरेलल लाइन तो बहुत सारे बनते हैं ना भाई, तो अलग अलग पैरेलल लाइन के लिए अलग अलग लैम्डा रहेगा। ठीक है, और रही बात स्लोप की, इसका जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है वो सेम आएगा। आप स्लोप निकाल के देख लो, स्लोप कैसे निकालते, तो -a/b, कहा लिख के दिया है ना। अगर आप स्लोप निकालना चाहते हो, पहले लिख के दिया था कि अगर आप किसी भी लाइन का स्लोप निकालना चाहते हो तो -a डिवाइडेड बाय b, -a डिवाइडेड बाय b मतलब इसके लिए जो स्लोप रहेगा वो रहेगा -a डिवाइडेड बाय b। a मतलब x का कोएफिशिएंट, b मतलब y का कोएफिशिएंट, यानी -2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये वाले लाइन का स्लोप क्या है, अगर आप इसका स्लोप निकालने जाओगे तो इसका भी वही रहेगा -2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो इसमें जो m2 आएगा वो भी वही आएगा -2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। ये तो होगी पैरेलल की बात। लेकिन अगर आपको परपेंडिकुलर वाले का स्लोप चाहिए, परपेंडिकुलर वाले का स्लोप चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसका इक्वेशन पता है, सॉरी इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप निकालना है, तो सिंपली क्या करो, रेसिप्रोकल और साइन चेंज करो, रेसिप्रोकल और साइन चेंज करो, मतलब इसका जो स्लोप आएगा ये वाले लाइन का, ये रेसिप्रोकल और साइन चेंज करो। रेसिप्रोकल मतलब 2/3 का 3/2, ये माइनस था तो ये पॉजिटिव, ये माइनस था तो ये पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर वाले का भी स्लोप निकाल सकते हो अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर स्लोप जब भी निकालना रहे तो रेसिप्रोकल और साइन चेंज करना। सेकंड, और क्या बोल सकते हो, अगर कंबाइन इक्वेशन दिया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा कंबाइन इक्वेशन दिया है तो हमें पैटर्न मिलता है कि a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। उस केस में a प्लस b का जो आंसर है वो 0 आएगा। ठीक है, वैसे ये h स्क्वायर माइनस ए बी 0 क्यों बनता है, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 क्यों बनता है, इधर से भी आप देख सकते हो, है ना। अगर कोई भी लाइन पैरेलल होती है तो थीटा की वैल्यू 0 बन जाएगी, tan 0 होता है 0, ये पूरी क्वांटिटी 0 बन गई, ये डिनोमिनेटर को इधर भेजोगे तो 0 बन जाएगा, यानी h स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर आता है, इसलिए h स्क्वायर माइनस ए बी 0 आता है अगर लाइन पैरेलल या कोइंसिडेंट होती है।
ठीक उस तरीके से अगर परपेंडिकुलर रहा मतलब एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। tan 90 कितना होता है नॉट डिफाइन, tan 90 कितना होता है नॉट डिफाइन। तो ये नॉट डिफाइन के बारे में भी एक याद रखना, इंफिनिटी को हम हमेशा 1/0 लिखेंगे। ठीक है, जब भी हमें इंफिनिटी दिखे तो उसका आंसर क्या लिखना, इंफिनिटी थोड़ा सा अटपटा लगता है ना दिखने में, तो अगर किसी क्वेश्चन के दौरान एमसीक्यू के दौरान अगर इंफिनिटी हमें दिख गया तो हम इंफिनिटी नहीं लिखेंगे, उसके बदले 1/0 लिखेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर डिनोमिनेटर में अगर 0 रहा तो इंफिनिटी ही होता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इससे हमारे कैलकुलेशन थोड़े से सिंपल हो जाएंगे कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो इंफिनिटी। ठीक है, तो बस 1/0 मतलब इंफिनिटी, ये याद रखना। और हमने स्लोप के बारे में डिस्कस कर लिया, कंबाइन इक्वेशन दिया उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया, इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें इक्वेशन दिया, थर्ड पॉइंट, अगर इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन में क्या पैटर्न मिलेगा। अगर ये वाला इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो जो परपेंडिकुलर वाला इक्वेशन रहेगा, परपेंडिकुलर का जो इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, बस इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपली इनकी पोजीशन चेंज करनी है, मतलब जो x का कोएफिशिएंट है वो y का कोएफिशिएंट दे देना, जो y का कोएफिशिएंट है वो x का कोएफिशिएंट आएगा। तो परपेंडिकुलर इक्वेशन बन जाएगा bx ay इज इक्वल टू, यहाँ पे लैम्बडा आएगा, कांस्टेंट टर्म तो अलग रहेगी ही रहेगी, सब लोग सेम नहीं रहेंगे, कांस्टेंट टर्म अलग रहेगी ही रहेगी, और साइन चेंज करना, बीच वाला प्लस है तो बीच वाला माइनस आएगा। ठीक है, बस बीच वाले के साइन चेंज करना, ये जो बीच में लिखा है ना बी, ये बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस दे देना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो आपको कोई भी इक्वेशन दिया तो आप परपेंडिकुलर वाला इक्वेशन बता सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये वाली कोई लाइन जो थी, ये लाइन का इक्वेशन ये है, तो इसका इक्वेशन ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू लैम्बडा। और परपेंडिकुलर वाले का क्या बनेगा, अगर आपको परपेंडिकुलर वाला चाहिए तो इसका इक्वेशन बनेगा वही x, जो x का कोएफिशिएंट है वो y को दे दो, जो y का है उसको x को दे दो, यानी बनेगा 3x माइनस 2y, परपेंडिकुलर वाले का बता रहा हूँ, और इज इक्वल्स टू लैम्बडा ले लो, पर लैम्बडा ऑलरेडी यूज कर लिया तो यहाँ पे म्यू ले लेना, कोई दूसरा कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर दिया है तो दूसरे लाइन का इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर रहा तो क्या केसेस बनते हैं, पैरेलल रहा तो क्या केसेस बनते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे का पॉइंट देखते हैं, या आप लिखते चलेगा साथ साथ में। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स, इसमें पहला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस, ये रख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये भी कंबाइन इक्वेशन ही है, दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है ना वो इतना बड़ा आंसर आ सकता है, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है। ठीक है, मैंने जनरलाइज वे लिख किया। और ये जो है ये पेयर ऑफ लाइन है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, ये पेयर ऑफ लाइन है, ये मैं कब बोलूंगा, जब इसमें दो शर्तों का पालन करेगी। कौन सा, पहली शर्त ये कि भाई इसमें जो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो कैसा चाहिए, नॉन नेगेटिव चाहिए, नॉन नेगेटिव, इसका आंसर नेगेटिव नहीं चाहिए। नेगेटिव नहीं चाहिए मतलब, नेगेटिव नहीं चाहिए मतलब पॉजिटिव चलेगा और जीरो भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा और जीरो भी चलेगा। ठीक है, बस नेगेटिव नहीं चाहिए। अगर एच स्क्वायर माइनस ए भी नेगेटिव आ गया तो हम हाथ सरेंडर कर देंगे कि भाई ये कंबाइन इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, एंड सेकेंडली एक और शर्त है कि डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो जीरो आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ गया इसका मतलब वो जो दो लाइन्स है वो पेयर ऑफ लाइन है। दोनों शर्तें चाहिए, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, एक भी ने अगर मना कर दिया तो पेयर ऑफ लाइन है ही नहीं, दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए। डिटरमिनेंट में क्या लिखना, डिटरमिनेंट में लिखना ए बी सी, ठीक है, ए लिखना बी लिखना सी लिखना, हैव ये क्या लिखा, गुड फ्रेंड, ए बी सी के पास अच्छे फ्रेंड है, ए बी सी हैव गुड फ्रेंड, एच जी। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या आना चाहिए, जीरो, एग्जैक्ट जीरो, एग्जैक्ट जीरो चाहिए, नेगेटिव भी नहीं चलेगा पॉजिटिव भी नहीं चलेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेयर ऑफ लाइन है तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो, पेयर ऑफ लाइन है तो डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो। और क्या करे,
ये तो 2 शर्तें होगी पेयर ऑफ लाइन के बारे में। अच्छा एक और, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या चीज है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब अगर ये लाइन है L1 और ये दूसरी लाइन है L2, ठीक है, और अगर ये पैरेलल नहीं है मतलब इंटरसेक्टिंग है, अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग है और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर आपको निकालना है, मतलब x, y अगर आपको निकालना है, पॉइंट मतलब x, y निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये याद रखना भैया, HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H²। ये फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे, पर याद कैसे होंगे सर? तो प्रैक्टिस से, जैसे मैं को क्या है पहली नजर में थोड़ी ना क्या बोलते हैं ये फॉर्मूला लर्न हुआ, ठीक है, प्यार थोड़ी है जो पहली नजर में हो जाए ना, फॉर्मूला है भाई, समझने में टाइम लगता है ना, एक ही बार में समझ लेगा क्या इसको? इसने खुद को बनाने के लिए सदियां बिताई है। खैर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना है तो HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H², और दूसरा क्या है? तो दूसरा है GH माइनस AF अपॉन AB माइनस H², ठीक है, याद रखना। इसमें एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, कोई भी अल्फाबेट सेम सेम नहीं चाहिए। देखो H के नीचे H नहीं है, इधर साइड है ना, ये कोई भी अल्फाबेट आपको सेम नहीं दिखेगा, क्योंकि गलती से हम कभी कभार, जैसे मेरे से होती थी, मैं ये इन दोनों को इधर लिख लेता था, तो इसका इलाज मैंने ये ढूंढा कि फिर ऐसा करने से H के नीचे H आ जाएगा, H के नीचे, तो बस वैसा नहीं है, ठीक है, तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला HF माइनस BG AB माइनस H² GH माइनस AF अपॉन AB माइनस H²। इसमें ये जो ABCDEFGH जो लिखा है वो ये वाले है, यहां से कंपेयर करके मिल जाएगा। इस तरीके से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट की पॉइंट में थर्ड, ठीक है, थर्ड पॉइंट में कौन सा है? डिस्टेंस। हाँ, ये सबसे इसको जितने स्टार लगाओगे उतने कम है, जितने स्टार लगाओगे उतने कम। अगर आप पीवाई क्यूज अगर आप कर भी रहे हो, या अगर आप हम पीवाई क्यूज भी करेंगे, तो सबसे ज्यादा यूज यही होगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। डोंट वरी, इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका भी बता दूंगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन से कितना दूर है ये आप निकाल सकते हो। कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन से कितना दूर है ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो फाइंड आउट कैसे करोगे? जैसे ये लाइन है, लाइन का इक्वेशन हमें दिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है p नाम का जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। तो ये वाला पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है, ये वाला डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, ये डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, इसे मॉड देना है, ठीक है, और इस पॉइंट को इसके अंदर पटक देना, इस पॉइंट को इसके अंदर पटक देना मतलब x और y की जगह x1 y1 रखना, इस पॉइंट को इसमें रख दो, तो क्या बन जाएगा, a x की जगह x1 प्लस b y की जगह y1 प्लस c और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन से कितना दूर है, हिंदी वाला डायलॉग याद रखना, क्वेश्चंस के दौरान मैं बोलूंगा कि कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन से कितना दूर है वो आप कैसे निकाल सकते हो। तो बस आप क्या करो, उस पॉइंट को उस इक्वेशन में पिला दो, उसमें रख दो और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करो, तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा भी फेवरेट फॉर्मूला है और ज्यादातर ये पूछते भी है, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू वगैरह दे रहा था एक जगह पे, तो मेरे को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन से कितना दूर है वो निकाल के बताओ, है ना। तो उस वक्त मैंने फॉर्मूला तो बता दिया था, पर उन्होंने फिर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि अच्छा बिना फॉर्मूले से करके बताओ, बिना फॉर्मूले से करके बताओ। तो मैं थोड़ा सा वहां पे अटक गया था, फिर मैं घर पे आया, घर पे जाके सोचा कि बिना फॉर्मूले से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। फिर थोड़ा सा मैंने गूगल किया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तब मेरे को पता लगा कि अच्छा इसका जो प्रूफ है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ता है वगैरह वगैरह, बहुत झंझट है वहां पे। तो लेकिन तब जाके समझे कि अच्छा ऐसा करने से फिर ये फॉर्मूला बनता है, तो ऐसा आप प्रूफ कर सकते हो। इसलिए ना आपको डायरेक्ट फॉर्मुलेज बताए जाते हैं, कभी कभार डायरेक्ट फॉर्मुलेज देना भी अच्छी बात होती है कि डायरेक्ट हम डिस्टेंस निकालते बैठेंगे, ठीक है। आपको भी पेपर में ये करना, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है, और इससे आप कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन से कितना दूर है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और याद कैसे रखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को उसके अंदर रखो, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करो, ठीक है। ये वाली चीज होगी। नेक्स्ट अपना की पॉइंट है, हाँ इसके बारे में, चौथा, सेंटर्स इन ट्रायंगल। सेंटर्स, अभी थोड़ा सा सीईटी का कंटेंट डाल रहा हूं, ये बोर्ड में नहीं था लेकिन सुन लेना, सेंटर्स इन ट्रायंगल सीईटी में है पर, कि ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से प्रकार के सेंटर्स होते हैं। तो जैसे सपोज करते
बहुत गंदी सी डायग्राम बना रहे हो तो प्लीज प्रॉपरली देखना, पूरा फोकस रखना भाई। जैसे अगर आप कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल बनाते हो इस तरीके से, है ना, हाँ थोड़ा ऐसा बना देता हूँ। ये नॉर्मल एबीसी नाम का ट्रायंगल है, ए बी और सी, एबीसी नाम का ट्रायंगल है, ठीक है। अलग अलग सेंटर्स होते हैं, ट्रायंगल में भी सेंटर होते हैं सर, हाँ ट्रायंगल में भी अलग अलग सेंटर्स होते हैं। कौन से तो बता रहा हूँ, नॉर्मल सर्कल के पास एक ही सेंटर होता है, पर ये ट्रायंगल के पास अलग अलग तरीके के सेंटर्स होते हैं। कौन कौन से, तो पहले बता रहा हूँ। पहला है वो सेंटर जो बनता है मीडियन से, पहले मैं आपकी बात पहली बात रख रहा हूँ मीडियन से, ठीक है, मीडियन। और मीडियन से बनने वाले सेंटर को, मीडियन से बनने वाले सेंटर को सेंट्रोइड बोलता है। क्या बोलता है, सेंट्रोइड बोलता है। तो मीडियन का मतलब क्या है, मीडियन का पॉइंट मतलब होता है जितने भी मिड पॉइंट है वो ले लो, ये इन दोनों के बीच में ये वाला आएगा मिडल में, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, बी और सी के बीच में मेरे ख्याल से यहाँ पे आएगा, और ए और सी के बीच में यहाँ पे आएगा। तो अगर आप मीडियन को ज्वाइन करते हो, ये मीडियन को अगर आप ज्वाइन करते हो, ये वाले मीडियन को अगर आप ज्वाइन करते हो इस तरीके से, ठीक है, और ये वाले मीडियन को अगर आप ज्वाइन करते हो, मीडियन मतलब मिड पॉइंट से जाएगा, ये वाला और ये वाला सेम है, ये सेम है, ये वाला और ये वाला सेम। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना इसे सेंट्रोइड यानी जी से रिप्रेजेंट करेंगे। सेंट्रोइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। कैसे याद रखोगे, तो सेंट्रोइड को हमेशा रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट, सेंट्रोइड जी, सेंट्रोइड जी, है ना, इसलिए इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये हो गया मीडियन से, तो मीडियन से बनने वाले इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। फिर सेंट्रोइड निकालते कैसे, तो अगर आप सेंट्रोइड निकालना चाहते हो तो सेंट्रोइड बेसिकली क्या होता है, ये जो ट्रायंगल के वर्टेसेस है ना इनका एवरेज, ये जो ट्रायंगल के वर्टेसेस है इनका एवरेज। तो अगर आप सेंट्रोइड निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा, और y कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप सेंट्रोइड निकालना चाहते हो तो एवरेज ले लेना, ठीक है। ये तो हो गया मीडियन के बारे में। नेक्स्ट और कौन कौन से सेंटर है वो भी देख लेते हैं। थोड़ी थ्योरी इसमें ज्यादा है और फिर क्वेश्चन भी है ना, तो पहले मैं थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आफ्टर दैट ये तो हो गया सेंट्रोइड के बारे में, सेंट्रोइड बता दिया। सेंट्रोइड के बाद फिर है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेम तरीके का ट्रायंगल बना रहा हूं, सपोज ये ट्रायंगल है इस तरीके से, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर मतलब वो सेंटर जो किससे बनता है, परपेंडिकुलर से, ठीक है, परपेंडिकुलर से बनने वाले को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। जैसे ये एक परपेंडिकुलर हो गया, इसके ऊपर 90, ये वाला 90 और ये वाला 90, तो ऑर्थो सेंटर से जो बनता है, इसमें देखो अल्फाबेट एच है, तो ऑर्थो सेंटर से तो ऑर्थो सेंटर से बनने वाले को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एच की वैल्यू आप निकालोगे कैसे, तो ऑर्थो सेंटर निकालने का ऐसा कोई इसका तरीका आप ये कर सकते हो कि आपको पहले हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ये दूसरे वाले अल्टीट्यूड का, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये हाइट का इक्वेशन निकालेंगे, ये वाले हाइट का इक्वेशन निकालेंगे, कोई भी दो हाइट के इक्वेशन निकालो, मतलब ये जो आपको परपेंडिकुलर दिख रहे हैं जिससे हम अल्टीट्यूड बोलते हैं, ये किससे बनता है, ये अल्टीट्यूड से बनता है, अल्टीट्यूड। तो हम क्या करेंगे, अल्टीट्यूड, तीन अल्टीट्यूड है तो हमें बस कोई भी दो अल्टीट्यूड चाहिए, दो अल्टीट्यूड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, है ना। इसका इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन पता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मतलब जैसे आप 10th में करते थे, वो नहीं होता था x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, सॉल्व करो x और y बताओ, वैसे तो कोई भी दो अल्टीट्यूड निकाल लो, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। अभी अल्टीट्यूड वगैरह कैसे निकालेंगे, तो वो फिर क्वेश्चन पे क्या गिवन डाटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, वो क्या बोलेंगे, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है। तो क्या होगा, अगर इक्विलैटरल बोल दिया तो आपको खुश होना है, क्यों, अगर इक्विलैटरल बोल दिया तो हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ इक्विलैटरल, इन केस
ऑफ इक्विलैटरल, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है तो ऑर्थो सेंटर जो होता है, जो ऑर्थो सेंटर होगा वो सेंट्रोइड के बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। जैसे इसमें अगर आप हाइट बनाने जाओगे, यह भी इक्विलैटरल नहीं है, लेकिन अगर आपने इसमें अल्टीट्यूड बनाई, ये एक अल्टीट्यूड बना, ये एक अल्टीट्यूड बना, तो यहाँ पे कहीं पे तो देखो ये बीचों बीच मिला, ये यहाँ पे मिला था, ये बीचों बीच मिला, तो दोनों में फर्क है ना, इधर कहीं पे तो भी मिलेगा। ऑर्थो सेंटर दोनों अलग अलग जगह पे है। लेकिन अब सुनना, लेकिन अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो ये दोनों अलग अलग जगह पे नहीं मिलते, वो सेम जगह पे मिलते। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड अलग अलग नहीं मिलते, वो एक ही जगह पे मिलते। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में खास बात ये होती है कि उसका सेंट्रोइड निकालो या ऑर्थो सेंटर निकालो या फिर इन सेंटर निकालो या फिर सरकम सेंटर निकालो, मतलब कोई भी चीज जब आप निकालोगे तो उसमें सारे एक ही जगह पे मिलते हैं इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल अगर नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो और मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इक्विलैटरल दिया रहता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेंट्रोइड के जो भी फॉर्मूले लगेंगे वो ऑर्थो सेंटर के लिए भी काम करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया सेंट्रोइड के बारे में, सॉरी ऑर्थो सेंटर। और सेंट्रोइड कब सेम होंगे, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो, ठीक है। और अपन क्या देख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रोइड, ये जो सेंट्रोइड है इसमें एक और चीज याद रखना नोट में। अच्छा, ये जी भले ही आपको बीचों बीच दिख रहा है, पर इसमें भी एक थोड़ा सा पैटर्न आपको बता देता हूं। इसमें जैसे ये वाला देखो, ये मीडियन को आप ध्यान से देखना, इस मीडियन में ये जब से जी बना तो ये मीडियन के दो टुकड़े हो गए, एक ये वाला टुकड़ा हो गया, एक ये वाला टुकड़ा हो गया। ये दो टुकड़ों में जो होता है, इसमें से ये जी हमेशा मिडल में नहीं रहेगा, यानी या इधर बना देता हूं, ये वाला अगर इधर बना तो जी यहाँ पे होता है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो इसमें ना ये बीचों बीच नहीं रहता, ये 2:1 के रेशियो में रहता है, ये हमेशा 2:1 के रेशियो में रहेगा, 2:1 के रेशियो में रहेगा, ठीक है। 2:1 के रेशियो में मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, मतलब अपोजिट वर्टेक्स वाला बड़ा होता है और ये वाला देखोगे तो आधा होता है, यानी ये अगर 1 है तो 2, 2 है तो 4, 10 है तो 20, 1000 है तो 2000, 1 लाख है तो 2 लाख, समझना। सेम नहीं होते, ये इसका डबल होता है, ये इसका डबल होता है। ये मीडियन के केस में, ये मीडियन में भी वही होगा, इसका डबल ये होगा, ये वाले मीडियन में इसका डबल ये होगा, ठीक है। तो हमेशा जो सेंट्रोइड होता है वो डिवाइड करता है मीडियन को इन द रेशियो 2:1, ठीक है। एक जेई का क्वेश्चन आया था अभी 2026 में, उसका उसमें यूज था 2:1, ठीक है। खैर हम जेई का तो देख नहीं रहे, पर सीटी में भी पैटर्न अभी थोड़े से जेई के पूछे जा रहे हैं, इससे ये वाली चीज मैंने सोचा बता दो, क्या पता इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो लिख देता हूं कि सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन in the ratio 2:1, ठीक है, from opposite vertex, to मिड पॉइंट, ठीक है। मतलब 2:1 मतलब कहा अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ना, अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक, ठीक है। और अपना सेंट्रोइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, फिर है इन सेंटर। अब ये इन सेंटर क्या चीज है, इन सेंटर मतलब होता है ये किससे बनता है, तो ये बनता है एंगल बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर मतलब सपोज करते कि ये कोई ट्रायंगल है, तो जो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट से ही जाए, एंगल को बाइसेक्ट करना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो सेम रहेगा। ये अगर आप बनाते हो तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, ये अगर आप बनाते हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो सेम रहेगा, तो जो बनते हैं उसे इन सेंटर बोलते हैं। और ये एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट से ही जाए, ठीक है। और ये निकालते कैसे, अगर आप इन सेंटर निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला होता है, इन सेंटर मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। इसको याद रखने का तरीका देखना, इसका याद रखने का तरीका है ABX1, हाँ सॉरी, ये यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट बता देता हूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा x1 y1, इस A के कोऑर्डिनेट, और B के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2, और C के कोऑर्डिनेट अगर है x3 y3। और अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा
x1 इंटू बी सी, अपोजिट वाला लेना। तो अगर पहले यहां पे लिख देता हूं x1 प्लस वाई x2 प्लस x3, छोटे हैंड राइटिंग निकालता हूं, ठीक है। यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय, और कॉमा यहां पे आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, और नीचे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई किससे करना, अगर आपको x1 चाहिए तो bc लिखना। x1 मतलब a का कोऑर्डिनेट था ना, तो यहाँ पे आएगा bc x1, x2 मतलब b का कोऑर्डिनेट है तो ac x2, और यहाँ पे ये c का कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे आएगा ab x3, और नीचे आएगा इन सबके एडिशन bc प्लस ac प्लस ab, ठीक है। याद कैसे करना वो सुनना, फॉर्मूला याद नहीं करना, ट्रिक समझना कि कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे वो रखना। y1 है मतलब यहाँ पे b और c आएगा, y2 है मतलब b को छोड़ दो तो a और c आएगा, और y3 है मतलब a और b आएगा, और नीचे बस इनके एडिशन bc प्लस ac प्लस ab, ठीक है। इस तरीके से आप इन सेंटर निकाल सकते हो, इन सेंटर निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अदरवाइज दूसरा भी तरीका, इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो भी आपको इन सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, स्केल वेल से मत बनाओ, मतलब ऐसे नॉर्मली सीधे लाइन से भी बना तो भी चलेगा, हमें बस मेन फॉर्मूले समझना है, ठीक है। आफ्टर दैट इन सेंटर के बाद है, ठीक है, नेक्स्ट है सरकम सेंटर। इन सेंटर हो गया, आफ्टर दैट सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से। सरकम सेंटर क्या होता है, ये बेसिकली होता है इस तरीके का, सपोज ट्रायंगल है, इस तरीके का सपोज ट्रायंगल। सरकम सेंटर मतलब होता है जो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर से बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब मिड पॉइंट भी चाहिए और 90 डिग्री भी चाहिए, तो जरूरी नहीं कि ये अपोजिट वर्टेक्स को टच ही करेगा, है ना। तो ये मिड पॉइंट भी चाहिए और परपेंडिकुलर भी चाहिए। सिर्फ परपेंडिकुलर रहा तो ऑर्थो सेंटर, सिर्फ मिड पॉइंट रहा तो सेंट्रोइड यानी मीडियन, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर भी है और ये भी है, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। इस पॉइंट का मिड पॉइंट ये हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो ऐसा जानबूझ के टच करो, 90 डिग्री भी है और मिड पॉइंट भी है। यहां पे भी अगर आप बनाओगे ये 90 डिग्री है और ये मिड पॉइंट भी है और ये सेम भी है, तो ये वाला पॉइंट अगर आप निकालना चाहते हो, वो अगर आपको निकालना है तो सरकम सेंटर से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और सरकम सेंटर का फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं करते, बहुत मुश्किल स्टेप है, इक्वेशन निकाल के साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर गुड न्यूज तब रहेगी, सरकम सेंटर को देख के हम खुश तब होंगे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वो ऐसा रहता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर रहा तो इसकी स्पेशलिटी होती है कि अगर अब आप 90 डिग्री बनाने जाओ, मिड पॉइंट पे 90 डिग्री बनाओगे तो देखो क्या होगा, इसके ऊपर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ये हो गया, ठीक, इसके ऊपर 90 डिग्री बनाओगे तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, देखो हो गया 90 डिग्री, और ये मिड पॉइंट है। अच्छा, इस हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ले लिया, अब इसका मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप 90 डिग्री बनाने जाओगे तो यहाँ आओगे। सिमिलरली ये मिड पॉइंट हो गया, 90 डिग्री बनाने जाओगे तो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट। उस केस में हाइपोटेनियस के ऊपर हमें सरकम सेंटर मिलता है, इधर नहीं मिला, इधर सरकम सेंटर अंदर मिला, ट्रायंगल के अंदर मिला, लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के मिडल में मिलता है, हाइपोटेनियस के मिडल में ही मिलता है कौन, ऑर्थो सेंटर। तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो भी ऑर्थो सेंटर रहेगा, जो भी ऑर्थो सेंटर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा मिड पॉइंट। वो क्या रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा, किसका मिड पॉइंट, हाइपोटेनियस का, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। तो ये वाली चीज हमारे काम आ सकती है, ठीक है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल रहे तो मिड हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट रहेगा वही हमारा कौन रहेगा, ऑर्थो सेंटर रहेगा, ठीक है। तो ये आप, लेकिन सर मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मेरे को तो मिड पॉइंट भी निकालना नहीं आता, तो ठीक है, आप में से कुछ होंगे जिनको मिड पॉइंट भी नहीं आता, जिनको आता है उनके लिए वेरी गुड, जिनको नहीं आता उनको बता रहा हूं। तो मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है, जैसे सपोज करते इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, और अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं तो इन दोनों का एवरेज लो। सेंट्रोइड मतलब भी एवरेज होता है, मिड पॉइंट मतलब भी एवरेज होता है। मिड पॉइंट मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, तो मिड पॉइंट मतलब होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2,
डिवाइडेड बाय 2, दोनों का एवरेज लेना तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो थे कुछ सेंटर अलग, और भी सेंटर्स होते हैं पर जो हमारे काम के जिससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे वो मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, इनको लिखेगा और आगे का पॉइंट है अपना और क्या है। ठीक है, कुछ शॉर्टकट्स बता देता हूँ, है ना, तो वो शॉर्टकट्स आप लिख लीजिएगा। इसको मिटाता हूँ, पहले शॉर्टकट्स देख लेते हैं। हालांकि शॉर्टकट दुनिया भर के शॉर्टकट्स रहते हैं ना, अगर आप नोट्स वगैरह रेफर करोगे, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो अलग अलग टीचर्स के शॉर्टकट्स बताते हैं। और मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे शॉर्टकट्स याद नहीं भी करने चाहिए, है ना। कंसेप्चुअल लर्निंग जो होता है वो शॉर्टकट वाले तरीके से कहीं ज्यादा बेहतर है। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बता दूं। शॉर्टकट्स दुनिया भर के होते हैं, सपोज 1000 शॉर्टकट है, आपको लगे यार 1000 शॉर्टकट है, 1000 शॉर्टकट, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। वो अच्छी बात नहीं है। 1000 शॉर्टकट्स जब रहेंगे ना तो आपको एक भी शॉर्टकट याद नहीं रहेगा। पता है, इस बात को हमेशा रखना, अगर 1000 शॉर्टकट्स अगर है मतलब आपको एक भी शॉर्टकट ढंग से याद नहीं रहेगा। गिने चुने ही अगर शॉर्टकट्स रहे तो उनकी वैल्यू है। ठीक है, अगर ज्यादा आपने शॉर्टकट, अच्छा इसका शॉर्टकट ये, इसका ये, तो एक तरीके से रट्टाफिकेशन हो गया ना फिर। और थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन में बदलाव आ गया तो आंसर गलत नहीं आएगा। तो शॉर्टकट जो है वो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे जैसे मैं रील्स वगैरह कभी स्कोर करता हूँ तो मेरे इसमें ना, मेरे फीड में वो मैथ्स की लेक्चर आते हैं, है ना, तो उसमें अलग अलग शॉर्टकट्स वगैरह दिखाए जाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि अच्छा इसने ये शॉर्टकट बनाया, इसने, मैं बोला यार ये शॉर्टकट तो बहुत अच्छा है, ये मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगा, मैं भी उनको सिखाऊंगा कि अच्छा ये वाला शॉर्टकट है, ये वाला शॉर्टकट है। लेकिन फिर मैं देखता था कि कुछ कुछ शॉर्टकट ऐसे बताते हैं कि उनसे कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर निकलते नहीं, गलत आंसर आते, है ना, तो गलत आंसर आने वाले भी रहते हैं। तो इसलिए शॉर्टकट्स ज्यादा याद नहीं करना, गिने चुने ही शॉर्टकट्स याद रखना। ठीक है, किसी भी एक टीचर को फॉलो करना और उसी के शॉर्टकट्स जज करना। ठीक है, पूरा कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा अगर आपको शॉर्टकट बता के जा रहा है तो वो शॉर्टकट याद नहीं करना, क्योंकि वो शॉर्टकट सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए कभी कभार वैलिड होता है, दूसरे क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। शॉर्टकट का मीनिंग क्या होता है? शॉर्टकट का मीनिंग होता है, टिक्स का मतलब होता है कि वो हर क्वेश्चन में लागू होना चाहिए, उसके जैसा कोई भी क्वेश्चन है तो उस शॉर्टकट की मदद से वो सॉल्व हो जाने चाहिए, उसको शॉर्टकट बोलते हैं। शॉर्टकट उसे नहीं बोलते जिससे एक या दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो। शॉर्टकट उसे बोला जाता है कि उसके जैसे अगर हजारों क्वेश्चन भी आ गए तो वो शॉर्टकट काम करे। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में वो शॉर्टकट काम कर रहा है और सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन आ गया उस पर काम नहीं कर रहा है तो उसको शॉर्टकट थोड़ी बोलोगे। ठीक है, तो जो गिने चुने बस वही याद रखना। तो मैं आपको गिने चुने जो इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना, जो काम के जो सब पे काम करेंगे सभी क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे, सिमिलर वाले, वही शॉर्टकट आपको याद करना है। ठीक है, तो बस वो शॉर्टकट लिख के दे रहा हूं, शॉर्टकट। कौन कौन से शॉर्टकट से ज्यादा शॉर्टकट याद नहीं करना, मैं एक बार रिपीट करो, गिने चुने ही करना। कोई भी चैप्टर का प्रिपरेशन करो, कहीं से भी करो, सिंपल सिंपल वाले शॉर्टकट्स याद रखना, है ना। तो पहला शॉर्टकट मैं रख रहा हूं, ठीक है, कि अगर आपको कंबाइन इक्वेशन निकालने को बोला जाए, कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, अगर एंगल बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन अगर आपको पूछा जाता है तो आप कैसे निकालोगे। यानी अगर सपोज मैं दे देता हूं, जैसे ये दो लाइन है L1 और L2, इन दोनों का जो कंबाइन इक्वेशन है, इसका और इसका जो कंबाइन इक्वेशन है वो सपोज ऐसा है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और इसके अगर एंगल बाइसेक्टर निकालते हो, ऐसी लाइन बनाते हो जो एंगल को बाइसेक्ट करती हो, एंगल को बाइसेक्ट करती हो, ये देखो बाइसेक्ट किया। एक और बना देते हो, तो आप इसका और इसका, इन दोनों का अगर आप कंबाइन इक्वेशन निकालना चाहते हो, ये डॉट डॉट वाले का कंबाइन इक्वेशन निकालना चाहते हो जो बाइसेक्ट करिए, तो उसका कंबाइन इक्वेशन आप कैसे निकालोगे? तो वो आप निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, माइनस है तो माइनस, इज इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच, ये वाला तरीका आप याद रखना। नेक्स्ट परपेंडिकुलर वाले का, तो जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इसका कंबाइन इक्वेशन है वही ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और आपको उन इक्वेशंस का निकालना है
ये डायग्राम से भी आपको आइडिया लगेगा, डायग्राम बनाता हूं तो इसे जल्दी समझ में आता है। ये दोनों लाइन ये डॉट डॉट वाले लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाली लाइन ये डॉट डॉट वाले लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो डॉट डॉट वाले का यानी 90 डिग्री वाले का परपेंडिकुलर वाले का जो कंबाइन इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा, याद रखना भाई क्या करना है, इन दोनों को एक्सचेंज, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये और ये सेम है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो वाई स्क्वायर को दे दो, जो वाई स्क्वायर का है वो एक्स स्क्वायर को दे दो, यानी ये बनेगा बी वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट एक्सचेंज करना है, ए की जगह बी, बी की जगह ए, मतलब बी एक्स स्क्वायर, बीच वाले का साइन चेंज माइनस 2hxy प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ गया, एक्स और वाई को एक्सचेंज कर दो और बीच वाले का साइन चेंज, बीच वाले का साइन चेंज। ये कब इस्तेमाल करना है, जब आपको परपेंडिकुलर वाले का कंबाइन इक्वेशन निकालना है और इसका कंबाइन इक्वेशन आपको दिया है। दोनों ट्रिक्स काम तभी करते हैं जब ये पासिंग थ्रू ओरिजिन हो, दोनों ट्रिक काम तब करते हैं जब ये पासिंग थ्रू क्या हो, ओरिजिन हो। ठीक है, यहां पे ले लेता हूं, है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन हो। क्या आपको बात समझ में आई? तो दोनों कंबाइन इक्वेशन तभी काम करते हैं जब पासिंग थ्रू क्या हो, ओरिजिन हो, अदरवाइज ये वाली ट्रिक काम नहीं करती। ठीक है, अगर काम नहीं करती तो फिर कैसे करना, तो फिर उसको करने का तरीका बहुत लेंदी प्रोसीजर होती है, 4-4, 5-5 मार्क्स से क्वेश्चन में आते हैं और वो सीईटी में नहीं देंगे। ठीक है, अपने बोर्ड में है वैसा क्वेश्चन, तो उसमें बताया जाता है कि आप परपेंडिकुलर वाले का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। खैर उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते, बस ये दो ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अगर आपको एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच, और अगर परपेंडिकुलर वाले का निकालना है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो और बीच वाले का साइन चेंज करना, बीच वाले का साइन चेंज करना। ठीक है, ये लिखते रहिएगा। और कौन सा पॉइंट है, एक और नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, है ना, डिस्टेंस ये लास्ट है, थ्योरी में ये लास्ट है। ठीक है, इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, कोई भी दो लाइन अगर आपको दे तो उसका आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो। अब सपोज करते हैं ये पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है, इसका इक्वेशन क्या रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, और दूसरे वाले का यही रहेगा ए एक्स प्लस बी, क्योंकि पैरेलल है तो ऑब्वियस बात है ये और ये सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू मान लेते हैं कोई दूसरा अल्फाबेट ले लेंगे, लैम्बडा ले लेते हैं, या फिर इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, कांस्टेंट अलग अलग रहेंगे, लैम्बडा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ। और ये पैरेलल क्यों है, पैरेलल इसलिए क्योंकि देखो एक्स वाई के कोएफिशिएंट सेम है, और इनके बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों पैरेलल एक दूसरे से कितना दूर है वो निकाल के बताओ। तो अगर डिस्टेंस बोलते हैं तो पैरेलल लाइन के बीच का ही डिस्टेंस बोलेंगे, और नॉन पैरेलल का तो बोलेंगे कि नॉन पैरेलल अगर है, नॉन पैरेलल मतलब इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग रहा तो डिस्टेंस तो जीरो हो गया ना भाई, शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो नहीं हो गया अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो, है ना। लेकिन अगर पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस बन सकता है कितना भी, तो वो अगर आपको निकालना है तो ये दोनों की इक्वेशन हो गए। तो उसके निकालने के दो तरीके हैं, दो तरीके क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है गिवन क्या है। अगर आपको सेपरेट इक्वेशन दिया है, सेपरेट इक्वेशन दिया है, सेपरेट इक्वेशन मतलब ऐसे एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 ऐसा कुछ तो भी दिया है, तो उस केस में जो भी डिस्टेंस आएगा वो आएगा मॉड ऑफ C1 माइनस C2, क्यों, क्योंकि ए और एक्स और बी तो सेम ही है, एक्स का कोएफिशिएंट वाई का कोएफिशिएंट सेम है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी कौन, एक्स का कोएफिशिएंट, और बी मतलब कौन, वाई का कोएफिशिएंट। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है, यह आता है मॉड ऑफ 2 इंटू होल अंडर रूट ऑफ, याद रखना होल अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ये याद रखना, 2 इंटू होल अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। ये वाला कब इस्तेमाल करना, जब कंबाइन इक्वेशन दिया हो, कंबाइन इक्वेशन। अब ये कंबाइन इक्वेशन क्या है आपको पता है, एबीसीडी का आता है, ये होता है, आगे मिटा दिया, लिख देता हूं। ठीक है, कंबाइन इक्वेशन रहेगा इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर, वो बड़ा सा एक्सप्रेशन था 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन दिया, ऐसा कंबाइन दिया है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है सीईटी में, इसको ध्यान से समझना। अगर ऐसा बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया और बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, और ये इक्वेशन दे दिया, तो फॉर्मूला था 2 इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और अगर सेपरेट सेपरेट इक्वेशन दिया तो ये वाला फॉर्मूला। दोनों के ऊपर क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन तो आए ही हुए हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान से समझना। ठीक है, तो बस और कुछ थ्योरी में तो है नहीं, इक्वेशंस भी मैंने आपको बता दिए।
बस इतना ही है। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी थ्योरी स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं। अब जो भी आपने थ्योरी वगैरह ली है उसको देखते रहना, और अब हम 2025 में पूछे गए सीईटी के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इस इक्वेशन में दिया है कि इफ द लाइन, ये इक्वेशन दिया है और ये इंटरसेक्ट करती है एक्स और वाई एक्सिस को ए और बी पे, तो इन सेंटर बता। उनका बोलना यह है कि आप क्या बताओ, इन सेंटर बताओ। तो डायग्राम निकाल लेते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना दिया, ये वाला पॉइंट ओ हो गया, और ये लाइन है, तो ये लाइन की डायग्राम बनाना। डायग्राम कैसे बनाते हैं, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन की डायग्राम बनानी है तो एक बार x की जगह 0 रखना तो y मिलेगा, y की जगह 0 रखोगे तो x मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने y की जगह 0 रखा तो ये पूरा 0 बन गया। 3x इज इक्वल्स टू 24, 3x इज इक्वल्स टू 24, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 3x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8, और x की वैल्यू 8 यहाँ पे मिलती है ना, तो ये बन जाएगा 8,0। y की जगह 0 रखने पे x की वैल्यू 8 मिली। सिमिलरली अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो x की जगह 0 रखो, x की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस 4y इक्वल्स टू 24, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो x की जगह 0 रखने पे y की वैल्यू 6, तो 0,6 यहाँ पे मिलेगा। और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर लो इस तरीके से। ये जो मैंने डायग्राम बनाई ये कौन सी है, ये ए बी है, ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सेंटर निकालना है। तो इन सेंटर निकालने का जो फॉर्मूला बताया था वो आपको मैंने बताया था, इन सेंटर का फॉर्मूला याद है। अब डायरेक्टली क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है इनकी साइड्स की लेंथ निकाल लो, साइड्स की लेंथ पहले निकाल लो। साइड्स की लेंथ कैसे निकालते हैं, तो ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 8, ये वाला डिस्टेंस 8 है। ऐसे साइड्स का डिस्टेंस निकाल लेना जब भी इन सेंटर निकालना रहे। अब मुझे क्या निकालना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 0 से लेके 6, ये वाला डिस्टेंस 6 है, ये 8 है, ये 6 है, तो और हाइपोटेनस निकालना है तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 3 4 5 यानी 10 आएगा। ये पाइथागोरस लगाओगे तो ये 10 आएगा। ठीक है, 6 स्क्वायर प्लस ये बन गया 36 प्लस 64 100 किसका है, 10 का स्क्वायर रूट। पाइथागोरस से तीनों साइड मिल गए। फिर तीनों साइड को अपोजिट वर्टेक्स के साथ लिखना। जैसे मुझे पहले एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो पहले साइड लेना, साइड कौन कौन से है, तो मेरे पास साइड आई 6, फिर ब्रैकेट देना, दूसरी साइड आई 8, फिर ब्रैकेट देना, तीसरी साइड आई 10। जैसे पहले ब्रैकेट ले लेना। ठीक है, ये जो भी साइड से उनको लिखना, और ब्रैकेट के और डिवाइड बाय क्या करोगे, जो भी साइड 6 प्लस 8 प्लस 10। आई रिपीट, आपको पहले तीनों साइड फाइंड आउट करने हैं, उनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो 6 इंटू ब्रैकेट, 8 इंटू ब्रैकेट और फिर 10 इंटू ब्रैकेट। पर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना, ब्रैकेट के अंदर लिखना है अपोजिट वाला वर्टेक्स। जैसे 6 के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, 8 है और 0 है, तो 8 ले रहा हूं। क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, पहले एक्स कोऑर्डिनेट ले लेंगे और बाद में वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। तो पहली बारी में 8 एक्स कोऑर्डिनेट, 8 के अपोजिट में एक, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, 0, और फिर 10 के अपोजिट में ओरिजिन है, ओरिजिन के तो 0,0 रहते हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 इस तरीके से। सिमिलरली पहला क्वेश्चन है इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। इससे आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, अगर आप वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो कॉमा करके सिमिलरली सेम लिखना, 6 इंटू ब्रैकेट, सेम चीज यही वाली चीज लिखना, 6 इंटू ब्रैकेट प्लस 8 इंटू ब्रैकेट प्लस 10 इंटू ब्रैकेट डिवाइड बाय 6 प्लस 8 प्लस 10। अब इसमें आप क्या करो, वही अपोजिट वाले वर्टेक्स लिखो। जैसे 6 लिखा है तो 6 के अपोजिट में 8 और 0, अब y कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, 0 लिया। अब इसके अपोजिट में y कोऑर्डिनेट 6 है एंड 10 मतलब 10 के अपोजिट में y कोऑर्डिनेट 0 है। इसको सॉल्व करके तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू ही रखना था, फॉर्मूले में वैल्यू ही रखना था। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बन जाएगा 48, बाकी तो नीचे आएगा कितना बन गया, ये 18 प्लस 6 24। और ये वाला अगर आप देखोगे बस एक ही कोऑर्डिनेट निकाला ना, 48/20, ये तो 2 से कट गया, पहला कोऑर्डिनेट 2 मतलब ये बी इसका आंसर है। ठीक है, फिर दूसरा करने की जरूरत भी नहीं, इससे डायरेक्टली आपको पहला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इसमें क्या बोला है, द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y। अच्छा, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन देके रखा है और ये खुद को दावा कर रहा है कि भाई मैं पेयर ऑफ लाइन हूं। जैसे पेयर ऑफ लाइन होने का दावा कर रहा है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, पेयर ऑफ लाइन है मतलब डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो उनका बोलना यह है कि इफ इज द एंगल बिटवीन थीटा, यहाँ पे थीटा चाहिए, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन देन कॉस थीटा पूछा है कि कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, अगर वो पेयर ऑफ लाइन है तो एंगल पूछा है, तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 लिया रहता, पर उन्होंने बोला कि एंगल बताओ।
तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 तो रहेगा, वो तो वैलिड है ही, कुछ निकालना नहीं है ना, फाइंड आउट नहीं करना। और एंगल की बात छड़िए, एंगल पूछ रहे तो एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एंगल वाला फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू, याद है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ए बी सी डी एच की वैल्यू डायरेक्टली निकालते हुए आनी चाहिए आपको। 2 इंटू एच मतलब कौन होता है, ये इसका आधा 3/2 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी यानी 1 इंटू 2 डिवाइड बाय ए प्लस बी यानी 1 प्लस 2। तो ये बन जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व वगैरह करोगे तो 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे रूट 1/2 यानी फाइनली 1/2 आएगा। 2 के साथ 2 कटने पे 1/3 आया। और ये किसकी वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की जो वैल्यू आई y 1/3, ऊपर वाला बन गया अपोजिट, नीचे वाला बन गया एडजेसेंट, क्योंकि tan है। उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने cos पूछा है। cos का मतलब क्या होता है, cos का मतलब तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। एडजेसेंट कौन आएगा, अगर अपोजिट 1 है, एडजेसेंट 3 है, तो एडजेसेंट है 3 और हाइपोटेनियस बच्चे। हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो मुझे पता है अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। वैल्यू रखो, अपोजिट कितना है 1 का स्क्वायर, एडजेसेंट कितना है 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये 9 + 1 10 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी √10। हाइपोटेनियस आ जाएगा √10, यहाँ पे √10 लिख लो, तो 3/√10 यानी 20 का आंसर है। इन क्वेश्चंस को देखिए, इसमें बोला गया है द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, ये एक लाइन दिया है एंड द लाइन, एक और दूसरी लाइन है जो उसकी खास बात है कि इक्वल इंटरसेप्ट बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ओके, तो उनके बीच का हमें एंगल पूछा है, एंगल का नाम लिया है, एंगल का नाम आ गया, एंगल पूछा है ना। एंगल निकालने के तो सर 2 फॉर्मूले आपने लिख के दिए, और आप देखो ये ऐसा सेपरेट इक्वेशन देके रखे। एक इक्वेशन है 4x - 2y + 13 = 0, और दूसरा जो है वो कौन है, इक्वल इंटरसेप्ट वाली लाइन। इक्वल इंटरसेप्ट वाली लाइन, इक्वल इंटरसेप्ट वाली जो लाइन होती है वो, अब इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या होगा, मतलब ऐसी लाइन बनानी है, x को जहां पे कट किया सेम पॉइंट y पे भी, इधर 3 पे किया इधर 3 पे करेगा, या 4 पे किया तो इधर 4 पे करेगा, इधर 5 पे किया तो इधर भी 5 पे करेगा। तो इनमें से कोई भी लाइन, कोई भी लाइन, वो अब हमें पॉइंट नहीं पता ना, 3 पे कर रही है, 4 पे कर रही है, 5 पे कर रही है, तो अपन मान लेते हैं कि k पे कर रही है करके। इक्वल इंटरसेप्ट पे अगर करिए तो देखो इसका जो इक्वेशन होता है, ये 0 से जा रही है तो इक्वेशन रहेगा x + y = 0। ये अगर 3 से जाती है तो इक्वेशन होता है x + y = 3। या दोनों अगर 4 से जा रहे हैं तो x + y = 4। दोनों अगर 5 से जा रहे हैं तो x + y = 5। जहां जहां से जाएगा ऐसा इक्वेशन बनता जाएगा। अब इक्वल इंटरसेप्ट बोला, इक्वल इंटरसेप्ट बोला मतलब x + y कोई तो भी फलाना नंबर होगा, n ले लेते, कोई तो भी नंबर होगा। देखो ना ये सब लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। इक्वल इंटरसेप्ट समझ में आया, जहां पे x को कट किया वहीं पे y को भी करेगा, ये होते इक्वल इंटरसेप्ट। अब उनका बोलना है कि इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। एंगल कैसे बताओ, अगर आपको सेपरेट इक्वेशन दिया है, एक तो कंबाइन इक्वेशन चाहिए, नहीं तो सेपरेट चाहिए। सेपरेट दिया तो स्लोप निकालो, यहां से स्लोप कितना आएगा, -a/b लगाओगे, x के कोएफिशिएंट को y के साथ डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 2, फॉर्मूला -a/b। सिमिलरली इसका अगर स्लोप निकालने जाओगे तो -a/b यानी -x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट। बस m1 m2 पता है, एंगल पूछा है, मुझे पता है tan थीटा इज इक्वल्स होता है mod ऑफ m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 m2। इसमें वैल्यूज रख दो, m1 - m2 मतलब 2 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 * -1। सॉल्व करने पे आएगा 3 डिवाइडेड बाय -1 का मॉड, यानी मिला जुला के सिर्फ 3 आया। मॉड है तो माइनस का साइन हट जाएगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, सो आंसर इज tan इनवर्स 3। tan शिफ्ट करोगे तो tan इनवर्स होगा, है ना। बढ़िया, ये वाला देखो, इफ द लाइन, दो लाइंस के इक्वेशन दिए, कंबाइन इक्वेशन दिया है, हैव वन लाइन कॉमन। ओके, उसमें एक लाइन जो है वो कॉमन है, तो p की वैल्यू बतानी है। कोई बात नहीं, इसमें देखोगे तो x और y 2 वेरिएबल है, इसमें x और y 2 वेरिएबल है। हम एक काम करेंगे, दोनों इक्वेशन को मर्ज करके देखेंगे। दोनों इक्वेशन को मर्ज करने पे शायद p बन जाए। मर्ज कैसे करूं, तो मर्ज करने के लिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना। जैसे इक्वेशन दिया है 3x² - 5xy + py² इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन मुझे दिया है ये वाला 6x² - xy - 5y² इक्वल्स टू 0। दो वेरिएबल है x और y, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, m के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। m में कैसे करते, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आपको निकालना है, इक्वेशन को अगर m के फॉर्म में चाहिए, सिंगल वेरिएबल में अगर आपको करना है, तो इसकी टेक्निक क्या होती है कि सबसे पहले सबको x² से डिवाइड कर दो। इन सबको अगर मैंने x² से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 3 - 5y/x।
सोच लेना आराम से, पी वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको भी अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 6 माइनस y बाय एक्स माइनस 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, सबको x स्क्वायर से डिवाइड किया और वन लाइन कॉमन है। एक लाइन कॉमन होने का मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन में एक कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन है मतलब स्लोप सेम रहेगा, तो इसलिए स्लोप में कन्वर्ट करो तो 3 माइनस 5 y बाय एक्स का मतलब m होता है प्लस पी एम स्क्वायर। याद रखना y बाय एक्स का मतलब m, अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो इज इक्वल्स टू 0। इसका ये बन जाएगा 6 माइनस m माइनस 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये इसमें तो p पता नहीं है और ये थोड़ा थोड़ा क्वाड्रेटिक की तरह दिख रहा है, तो यहां से तो m निकाल लेते हैं। यहां से m कैसे निकालोगे, तो एक काम करते हो, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर करते हैं, फैक्टर कैसे करूं, 5 इंटू माइनस 6 माइनस 30 के ऐसे फैक्टर ताकि बीच वाला यानी 1 आ जाए। फैक्टर निकाल रहा हूं तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 6 5 30 और 6 में से 5 गए तो 1, तो 6 और माइनस 5 ऐसे दो लोग आए, 6 और माइनस 5 ऐसे दो लोग आए। लेकिन ये तो सिर्फ फैक्टर हो गया ना, हमें m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू क्या रहेगी, m की वैल्यू अगर आपको निकालना है किसी भी क्वाड्रेटिक को ट्रिक से अगर सॉल्व करना है तो फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालने के बाद उसके साथ दो चेंजेस करो, क्या, एक उसके साइन चेंज, सामने वाले से डिवाइड। ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की ट्रिक होती है। तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 6/5 और दूसरा आएगा 1। ये कैसे आया सर, ये देखो ये फैक्टर आए थे 6 और माइनस 5, 6 को ये सामने वाले से डिवाइड, 5 से डिवाइड किया, 6 को 5 से करोगे तो 6/5, माइनस 5 को 5 से करोगे तो 1 आएगा। लेकिन साइन भी चेंज किया, पॉजिटिव था तो निगेटिव, निगेटिव था तो पॉजिटिव। ये m की वैल्यूज आ गई, इन m की वैल्यूज को इसके अंदर रख देंगे, ये m की वैल्यू को इसके अंदर रखेंगे तो हमें अलग अलग आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले किसको रखो, तो सबसे पहले एक काम करते, आसान वाला रखते, 1 रख लेते, एट m इज इक्वल्स टू 1। अगर m की जगह 1 रखा तो ये इक्वेशन बन जाएगा 3 माइनस 5 इंटू 1 प्लस p इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सॉल्व वगैरह करोगे तो p की वैल्यू -2 आएगी, क्या, नहीं, ये -2 का +2, p की वैल्यू +2 कहां पर है, इधर और इधर, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए। ठीक है, अब -6/5 को रखते, इसी में अगर -6/5 रखोगे एट m इज इक्वल्स टू -6/5, इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा 3 माइनस 5 इंटू -6/5 प्लस p इंटू -6/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो 5 के साथ 5 कट गया, तो अगर आप इसको करने जाओगे तो आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस ये आ जाएगा 36/25 p इज इक्वल्स टू 0। स्क्वायर है ना भाई, तो स्क्वायर करना, स्क्वायर करने के बाद मेरे पास आएगा, ये बन जाएगा 9, ये वाली चीज मेरे पास बन जाएगी 9, उधर जाके बनेगी -9, तो p इक्वल्स टू ये 36/25 इंटू माइनस में 9 आएगा। और इसमें आप देख सकते हो निगेटिव आंसर चाहिए, तो निगेटिव कब आएगा, इसमें, ये निगेटिव है। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ये वाला आंसर रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आप पहले ट्राई क्या करो, क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हो तो फिर एक और बार खुद से करके देखना, क्वेश्चन लिखना, थोड़ा सा ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आया तो फिर बोर्ड में देखना। ठीक है, लेकिन पहला अटेम्प्ट आपको करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है द लाइन mn whose equation x minus 2 is equals to 2 cut the x axis at m and coordinate of n 4,2. The line mn rotates about m through 45 degree in anti-clockwise direction. The equation of the line mn in the new position. दिखने में भयानक सा लग रहा है। ठीक है, डायग्राम बना के देखते हैं। ये y एक्सिस x एक्सिस मैंने बना दिया और ये पॉइंट हो गया ओरिजिन। उनका बोला कि mn नाम की लाइन है जिसका इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब x माइनस वाई इक्वल टू 2 का लाइन दिखेगी कैसे, जिसकी डायग्राम बनाता हूँ। तो अगर आपने x की जगह 0 लिया तो y की जगह -2, y की जगह 0 लिया तो x की जगह 2, x की जगह 2 यहाँ पे मिलेगी और y की जगह -2 मेरे ख्याल से नीचे मिलेगी, है ना। x की जगह 0 लिया तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 यहाँ होती है और फिर इस तरीके से, तो ये लाइन बन गई। ये ज्यादा ही इधर हो गया, है ना, ये वाला, इसका नाम है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ग्राफ बना लिया और ये क्या करिए, कट करिए x एक्सिस को, हाँ दिख रहा है, x और y दोनों को कट करिए। कहाँ पे, m पे कट करिए। m कितना आया था, m x की वैल्यू आई थी 2, मतलब m की वैल्यू 2 है। ठीक है, फिर बोला है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ n, एक n भी है। अब n कहां पर है, यहां पे होगा ऐसा पता नहीं, n के कोऑर्डिनेट है 4,2, n के कोऑर्डिनेट 4,2, 4,2 कहां पे होगा, तो 4,2 दिया है, y की जगह -2 और x की वैल्यू 2,
ठीक है, एक n नाम का पॉइंट है 4,2, 4,2 मतलब ये 2 था, ये 3, 4,2, 1, 2 इसी लाइन पर रहेगा, क्योंकि इसी लाइन का है ना m और n, ये पॉइंट है n जिसके कोऑर्डिनेट है 4,2। फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला है द लाइन एम एन रोटेट्स अबाउट एम, इस लाइन को रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, है ना, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको एम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे मैंने ऐसे खिला ठोक दिया और हाथ को रोटेट करो ऐसे, है ना, वो ठीक है, ऐसे घुमाएंगे 45, तो इसकी जो नई लोकेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, रहेगा एम पे इस तरीके से लोकेशन बनेगी। और कितना रोटेट हुआ, तो 45 डिग्री रोटेट हुआ। पूछा क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन एम एन इन द न्यू पोजीशन, तो ये डॉट डॉट वाले का इक्वेशन बताओ। कुछ नहीं, इक्वेशन में बता दूंगा, कोई भी लाइन का अगर जैसे ये डॉट वाले की इक्वेशन चाहिए, डॉट वाले के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, डॉट के बारे में क्या पता है, देखो डॉट के बारे में पता है कि ये एम से गुजरेगा, एम से गुजरेगा मतलब 2,0 से गुजरेगा। तो कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से गुजरती है तो उसका इक्वेशन कैसे निकलता है, उसका इक्वेशन निकलता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका इक्वेशन चाहिए तो दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक लगेगा स्लोप और एक लगेगा पॉइंट। पॉइंट पता है सर 2,0 से तो जा रही है, तो बन जाएगा y माइनस 0 स्लोप इंटू x माइनस 2। बस स्लोप नहीं पता, स्लोप कैसे पता करूं, अगर आप स्लोप पता करना चाहते हो तो इंक्लिनेशन चाहिए, tan थीटा, है ना, स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा। लेकिन थीटा जो इंक्लिनेशन है, थीटा मतलब एंगल, और एंगल 45 नहीं लेना, क्योंकि 45 तो वो इसके साथ बना रहा है ना भाई, इसमें जो थीटा होता है वो कौन सा वाला होता है, वो स्पेशल टाइप ऑफ एंगल होता है इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बताओ ये लाइन किसी और लाइन के साथ क्या रिलेशन बनाती है, कौन सा एंगल बनाती है, मेरे को उससे लेना देना नहीं, मेरे को लेना देना है कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है ना, मेरे साथ लॉयल है कि नहीं है वो बताओ तुम, बाकी उसे मेरा लेना देना नहीं है। तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना, इसके साथ कितना बना रही है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं, इसके साथ कितना बनाएगी गैस करो, इसके साथ कितना बनाएगी, अगर ये 45 है तो इसके साथ कितना बनेगा वो सोचते। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन देखोगे तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये एंगल रहेगा 45। कैसे पता सर, सिंपली दिख रहा है भाई, ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, कि ये -2 है ये 2 है, मतलब ये साइड और ये साइड सेम है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। ये 90 होता है, ये 45 और ये भी 45 बनना पड़ेगा। तो ओवरऑल एंगल कितना बन गया सर, ओवरऑल एंगल 45 प्लस 45 90 बन गया। यानी जो एक्स एक्स के साथ एंगल बना रही है ये वाली लाइन, वो 90 डिग्री का बना रही है। सर दिख तो नहीं रही 90 डिग्री, वो मैंने हाथ से डायग्राम बनाया ना, रफ डायग्राम मैंने बनाई है, इसलिए 4,2 है ये। अब एग्जैक्ट 4,2 तो थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट रहेगा ना, वो 90 दिख नहीं रहा पर 90 है वो, ठीक है। तो 45 कितना हो गया 90, मतलब ये हो गया tan 90। बात समझ में आ गई। अच्छा ये अगर tan 90 है तो tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइन, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, नॉट डिफाइन को कैसे लिखना, 1/0 लिखना, नॉट डिफाइन को क्या लिखना हमेशा 1,0, मतलब 1/0। अब इसमें रखो तो m की जगह पे आ जाएगा 1/0, ये 0 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0 इज इक्वल टू कितना लिखा है x माइनस 2, x माइनस 2 0, 2 को शिफ्ट करोगे -2 इधर आया तो +2, और x की वैल्यू +2, मतलब ये d अपना आंसर रहेगा। ये वाला देखिए, द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय xy plus 2x plus 2y plus 4 equals to 0 एंड द लाइन, ठीक है। सर्कमसेंटर बोला तो पहले ट्रायंगल बना लेते, ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने y एक्सिस और x एक्सिस पहले बना दी, है ना, और डायग्राम बनाते। इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखोगे ना, ट्रायंगल के लिए 3 लोग चाहिए आपको, तो ये खुद 2 होते हैं, ये कंबाइन है, मतलब ये 2 लोग हो गया और ये तीसरा वाला हो गया। इसमें 2 लोग कौन है, तो अभी आपको 2 लोग दिखाता हूं। इसमें से अगर आप x कॉमन लोगे, x कॉमन लेने पे बचेगा y प्लस 2, और इसमें से अगर 2 कॉमन लेते हो तो बचेगा y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और इसी का मतलब हो गया, इसी का मतलब देखो y प्लस टू कॉमन आता है, y प्लस 2 अगर कॉमन लेते हो तो बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मुझे मिला y इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू -2। तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, ऐसे 3 लाइन है, और 3 लाइन मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, उस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर बताना है। तो तीनों लाइन को बना देता हूं। x की वैल्यू -2 का होती है, x की वैल्यू -2 ये रही, ये 0 है ना, ये -2 हो गया, मतलब लाइन रहेगी ये x की वैल्यू होगी -2। उसके बाद लिख लेता हूँ x की वैल्यू -2। अच्छा y की वैल्यू -2 कहाँ आती है, y की वैल्यू -2 अगर आप देखोगे ये 0 हो गया, y की वैल्यू -2 नीचे रहेगी। ये जो लाइन बनी, ये जो लाइन मैंने बनाई, ये कौन है, ये y इज इक्वल्स टू -2 है। फिर आगे आगे एक काम करेंगे, ये बन गया, ये बन गया, ये भी दिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2।
अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कहां बनाएंगे, तो वैल्यूज रख के देखना। अगर मैंने पहले x की जगह 0 लिया तो y की वैल्यू -2, y की जगह 0 लिया तो x की वैल्यू -2, तो -2 -2 ये -2 था, ये -2 था, दोनों को ज्वाइन करोगे टेढ़ी लाइन बनेगी। अच्छा एक और चीज आपको बताता हूं, अगर इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है, जैसे इसमें देखो सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ y है, सिर्फ x है, जब भी सिंगल वेरिएबल बनता है तो लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनेगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनेगी, यानी पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। लेकिन अगर दो दो वेरिएबल हो, x और y दोनों, जैसे ये वाले इक्वेशन में देखो दोनों वेरिएबल है, दो दो वेरिएबल रहा तो लाइन का इक्वेशन हमेशा टेढ़ी बनेगी, मतलब टेढ़ी लाइन बनती है ना, ऐसे आड़ी लाइन बनेगी। आड़ी लाइन कब बनती है, जब दोनों वेरिएबल हो। सिंगल वेरिएबल हो तो एक तो ऐसी पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी, सिंगल वेरिएबल था इसलिए ऐसी और ऐसी बन गई, और उसको मैंने टेढ़ी लाइन बनाई, टेढ़ी लाइन ऐसी, है ना, क्योंकि दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है। और निकालते कैसे, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू -2, y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू -2, तो -2 पे बना। तो ट्रायंगल कहां बना, ये देखो ये ट्रायंगल बना, छोटू सा ट्रायंगल। ये इस ट्रायंगल का आप मुझे क्या बताओ, उन्होंने बोला इस ट्रायंगल का आप मुझे सरकम सेंटर बताओ। पर सर ये ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है वो तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है, थ्योरी में मैंने लिख के दिया। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि जो सरकम सेंटर होगा, जो सरकम सेंटर होगा वो बेसिकली कौन होगा, वो मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा, हाइपोटेनियस का, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस होगा। यानी हाइपोटेनियस का बस मिड पॉइंट निकालो, पर हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस देखोगे ये वाला पॉइंट कौन था, ये तो सर 0, -2 था। अच्छा ये वाला पॉइंट कौन था, ये -2, 0 था। तो इन दोनों का मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट कैसे लोगे, तो यह आ जाएगा एवरेज, -2 + 0 होल स्क्वायर, सॉरी डिवाइडेड बाय 2, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, y1 मतलब कौन, तो 0 प्लस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का एवरेज -2 + 0 अपॉन 2, 0 -2 अपॉन 2। सॉल्व करने पे ये -1, -1 आएगा, यानी इसका आंसर डी। क्या करूं, सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देखो, और मेरी इच्छा रहेगी कि पहले अगर आप खुद से करोगे तो बेहतर है ना, वीडियो पॉज करो और इसको पहले ट्राई करो, नहीं आया तो फिर इसको सॉल्यूशन देख लेना। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, खुद से गलत तरीके से सॉल्व नहीं करोगे, है ना, आपको जब तक वो क्लिक नहीं होता कि यार ये चीज मैं नहीं सोच पाया, जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तब, तो वो चीज सोचना जरूरी है ना, कि सर कैसे सोचते हैं और मैं कैसे सोचता हूँ। तो इसमें आपको वो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है ना। तो देखो इसको देख लेते हैं। द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ये लाइन का इक्वेशन दिया है और उनके जो स्लोप है वो रेशियो दिया है 2:3। अच्छा रेशियो दिया है 2:, और स्लोप का नाम लिखा है, स्लोप है, कंबाइन इक्वेशन है। तो कंबाइन इक्वेशन और स्लोप के बारे में क्या क्या हम पता कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं। स्लोप के रिगार्डिंग मुझे ये बात पता है सर कि m1 + m2 जो होता है वो -2h अपॉन b होता है, और m1 × m2 जो होता है, ये आपने बोर्ड में भी पढ़ा था, ये a अपॉन b होता है। m1 + m2 क्या होता है, -2h अपॉन b। मेरे ख्याल से थ्योरी में लिख के नहीं दिया, ठीक है, आप ये ऐड ऑन कर लेना, ये वैसे बोर्ड में भी बताया जाता है, m1 + m2 -2h अपॉन b, m1 × m2 जो होता है वो a अपॉन b बोला है। और रेशियो क्या दिया, रेशियो दिया है 2:3, यानी 2:3 का मतलब क्या होगा कि m1 अपॉन m2 जो है वो 2/3 है। m1 अपॉन m2 जो है वो किसके बराबर है, वो 2/3 के बराबर है। और बोला है कि आप h की वैल्यू बताओ। बस ये तीन चीजें आपको दी है और h के बारे में सोचना है। h ये रहा, h तभी मिलेगा जब b पता हो, m1 m2 पता हो। ठीक है, तो एक काम करते, इसकी मदद से एक चीज मैं ये सोच सकता हूँ कि जो m1 की वैल्यू आएगी वो 2/3 m2 आएगी, वो आप दोनों में रखता हूँ। m1 की जगह पे 2/3 m2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस में ट्वाइस h अपॉन b पता है, b मतलब y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। m1 की जगह पे 2/3 m2 और ये वापस से m2 इज इक्वल टू a मतलब x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 6, b मतलब ये कितना दिया है 1। फिर इसके बाद क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 3 1 जा 3 मतलब 5 टाइम्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस h। 1 को तो भाव देते नहीं है ना, ये 2 से 6 कट के 3 बन गया, 3 3 जा 9, यानी m2 स्क्वायर इज m2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो m2 की वैल्यू बन जाएगी +-3, और ये जो +-3 इसको इसके अंदर पिला दो, इसके अंदर रख दो, तो 5 + -3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस h। 3 के साथ 3 कट गया, ये आ गया +-5/2
इज इक्वल्स टू एच। माइनस दोगे तो प्लस माइनस का माइनस प्लस होगा, एक ही चीज है ना, प्लस माइनस 5/2, इसका रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाला देखते हैं। इस क्वेश्चन बोला द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -3,6 एंड मिड पॉइंट ऑफ द, भारी काम है, डायग्राम बनाते हैं। पर इक्वेशन नहीं दिया, इक्वेशन देते तो डायग्राम तो भी बना लेता। एक लाइन है जो दावा करती है कि मैं -3,6 से पास हो रही हूँ। ठीक है, मतलब सपोज ये कोई भी एक रैंडम लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन दावा करती है कि मैं किस में से पास होती हूँ, -3,6 से, और किससे, मिड पॉइंट से। एक और पॉइंट है एम नाम का, मिड पॉइंट से। लेकिन ये एम किसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इसका और इसका। ओके, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इसका जो मिड पॉइंट है, उसका जो मिड पॉइंट है वो एम है। इसके कोऑर्डिनेट दिए 4,-5, रैंडमली ले रहे हो, और ये दिया -2,9, और पूछा क्या कि हैव इंक्लिनेशन, तो ये वाली लाइन का इंक्लिनेशन बताना, इसका एंगल बताना। इंक्लिनेशन मतलब एम की वैल्यू, वो जो टैन थीटा में जो थीटा होता है ना, वो टैन थीटा मतलब स्लोप, यानी स्लोप की जरूरत पड़ेगी किसकी, इसका स्लोप पता लग गया तो काम बन जाएगा। स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक ही पता है एक नहीं पता, तो पहले मिड पॉइंट निकाल लो। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर ये एम की वैल्यू क्या रहेगी, मैं डायरेक्ट करवा, डायग्राम में सोचना, इन दोनों का एवरेज यानी एम होगा -2 + 4, -2 + 4 2 होता है, 2 का आधा 1, एवरेज ले रहा हूँ, x1 + x2/2, y1 + y2/2, 9 - 5 इज 4, 4 का आधा 2, 1,2। तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका जो स्लोप आएगा ये वाले लाइन का, वो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और tan थीटा भी होता है, वैल्यू रखो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो ये आ जाएगा y2 - y1 मतलब 2 - 6 अपॉन 1 -3, ठीक, इज इक्वल्स टू tan थीटा। यहां से मुझे मिलेगा -4 / 4 इक्वल्स टू tan थीटा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 आया, सिर्फ 1 आता तो 45, -1 आया मतलब 135, 135 कौन रहता है, 3π/4। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो, tan की वैल्यू नेगेटिव है, tan नेगेटिव कहाँ होता है, tan नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में। ये 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये तो पहला क्वाड्रेंट है, और 3π/4, 45 3 जा 135, और ये 135 डिग्री यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में tan नेगेटिव, तो इसलिए ये रहेगा। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P -4,1, तो एक लाइन है जो -4,1 से पास हो रही है। -4 कहाँ रहेगा, 1 2 3 4, ये -4,1 मतलब यहाँ पे, इसमें से पास होने वाली एक लाइन है, तो इसमें से पास होने वाली लाइन कैसे रहेगी, ऐसी। ठीक है, और जो x एक्सिस और y एक्सिस को कट भी करना चाहिए, बोला है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट भी करिए, कहाँ पे, a और b पे, तो सपोज ये a पे कट किया और ये वाला पॉइंट b है, और ये एक पॉइंट है P नाम का, इसके कोऑर्डिनेट -4,1 है। इफ P डिवाइड्स द सेगमेंट AB, ये P क्या कर रहा है, AB के टुकड़े कर रहा है, 2 टुकड़े कर, ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, ये जो 2 पार्ट्स बने हैं इसको इंटरनली डिवाइड करा इन द रेशियो 1:2, इन द रेशियो 1:2, यानी ये 1 है तो ये 2 है। और बोला क्या गया कि आप ये लाइन का इक्वेशन बताओ। अब इसको करेंगे कैसे, तो इसको करने के लिए तरीका ध्यान से सुनना, कि मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि रेशो का नाम लिया है। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला होता है कि कोई भी अगर आपको बीच का पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट नहीं बोला, ये इसके अंदर रहने वाला, ये P के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, mx2 + mx1 अपॉन m+n, ये वेक्टर में भी हम सीखते हैं, वेक्टर में भी है ये, ठीक है, और ny2 + ny1 अपॉन m+n, 10th क्लास में भी था, और वेक्टर में भी हम ये चीजें पढ़ते हैं कि कोई भी बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो a और b पता होने चाहिए और इसका रेशियो पता होना चाहिए। हालांकि इस बार हमें बीच वाला पॉइंट पता है, यानी p के कोऑर्डिनेट पता है, बस x1 x2 y1 y2 नहीं पता। एक ही खास बात यह है कि ये x एक्सिस पे है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, x की वैल्यू -4 रहेगी। -4 रहेगी क्या, नहीं, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, x ले लेते हैं, -4 और 1 तो ये था। b के कोऑर्डिनेट रहेगा 0, y, x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, हाइट कितनी है पता नहीं, बस रख लो। p के कोऑर्डिनेट क्या थे, p के कोऑर्डिनेट थे -4, 1 इज इक्वल्स टू m और n क्या है, रेशियो, तो ये 1 × x2 + 2 × x1 अपॉन 1 + 2, 1 × y2 + 2 × y1 अपॉन m+n। अब इसमें x1 x2 y1 y2 कौन है, तो ये बन गया x1 y1 x2 y2,
x1 y1 x2 y2। x2 पहले क्या लिखना है, x2 लिखना है। x2 मतलब 0, यहाँ पे x की वैल्यू, गलत करो, x2 मतलब सेकंड का कोड, हाँ ये 0, और फिर आएगा x, अब y के कोऑर्डिनेट, इधर आएगा y और इधर आ जाएगा 0। ठीक है, क्रॉस करना होता है बिल्कुल ऐसे 1 इंटू 0। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहां से मुझे बात पता लगी, पहला पहले के बराबर, अगर पहला पहले के बराबर लेते हो तो -4 इज इक्वल्स टू आएगा 1 इंटू 0 0 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3। और अगर दूसरा दूसरा कंपेयर करते हो, तो ये लिखा है 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 2 0 0 1 प्लस 2 3। इसको सॉल्व करने पे y की वैल्यू आ गई 3, और यानी y की वैल्यू 3 मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसकी जो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे 3 4 12, तो -12 इज इक्वल्स टू 2x। सो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -6, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये -6 है। अब आप देखो ये x एक्सिस को कट कर रहा है मतलब x इंटरसेप्ट, ये y एक्सिस को कट कर रहा है मतलब y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट -6 है, y इंटरसेप्ट 3 है। दोनों इंटरसेप्ट अगर आपको पता हो तो फॉर्मूला क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये कहां लिख के दिया था, देखो मैंने थ्योरी में आपको लिख के दिया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। a मतलब x को कहां कट करा है, b मतलब y को कहां कट करा है। x एक्सिस को कट कर रहा था -6 पे, और y एक्सिस को कट कर रहा था 3 पे, और इज इक्वल्स टू कितना 1। इसको अगर आप फाइनली सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एलसीएम आएगा 6, इधर 6 है तो इधर भी 6 है, तो एक काम करता हूँ सबको -6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सबको -6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यों, ताकि सामने वाला पॉजिटिव भी आ जाए और डिनोमिनेटर भी हट जाए। तो x -2y इज इक्वल्स टू -6, x -2y इज इक्वल्स टू -6, -6 को इधर भेजोगे तो +6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सब में इक्वल्स टू 0 है, तो +6 वाला ये है पहला ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करना था। ये वाला देखिए, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर। ओके, बाइसेक्टर का जॉइंट इक्वेशन बोला, इसकी तो डायरेक्ट ट्रिक ही बताई थी। अगर आपको कंबाइन इक्वेशन दिया है और बाइसेक्टर का अगर इक्वेशन निकालना, तो इसका शॉर्टकट मैंने आपको लिख के दिया। शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट ये था कि बाइसेक्टर का अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो वो होता है x² माइनस y² अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू xy अपॉन h। ये क्या है, बाइसेक्टर निकालने की ट्रिक है। ठीक है, बस इसमें वैल्यूज रख दो, जब भी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बोले तो ये आ जाएगा x² माइनस y² a माइनस बी, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3, मतलब 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू xy अपॉन h। h होता है इसका आधा, है ना, ये a होता है, ये 2h होता है और ये b होता है, तो h के लिए आधा करना हमेशा, तो 11/2। तो ये बन गया x² माइनस y² डिवाइडेड बाय -1, 2 ऊपर जाएगा तो 2xy डिवाइडेड बाय 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11x² माइनस 11y² और -1 को उसको करोगे तो -2xy, इधर आके प्लस 2xy बन जाएगा, 11x² 11y² प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 0। तो कहा लिखा है 11x² माइनस 11y² प्लस 2xy, तो ये फर्स्ट वाला आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन बोला है, इक्वेशन एक लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया है, ये खुद को पेयर ऑफ लाइन बुला रहा है। अगर कोई भी लाइन खुद को पेयर ऑफ लाइन बोलती है मतलब डिटर्मिनेंट का आंसर क्या रहेगा, 0। पेयर ऑफ लाइन बोला है मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 लेना है। एंगल का भी नाम लिया है मतलब tan थीटा वाला भी फॉर्मूला लगेगा। तो पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ABCD की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसे कंपेयर करते हो, ax² प्लस 2hxy, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर इसके साथ कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू मिल जाएगी 1। आफ्टर दैट देखते रहना भैया, 2h की वैल्यू -3, b की वैल्यू लैम्बडा, और 2g की जगह पे 3, 2f की जगह पे -5 और c की जगह पे 2 है। तो यहां से h की वैल्यू मिल जाएगी -3/2, g की वैल्यू मिल जाएगी 3/2 और f की वैल्यू मिल जाएगी -5/2। फिर हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं, डिटरमिनेंट लेने इक्वल्स टू 0 लेंगे, क्यों, कि ये पेयर ऑफ लाइन है और पेयर ऑफ लाइन में डिटरमिनेंट 0 आता है। ये होता है ABC HG और F। तो वैल्यू रखने पे कितना आएगा, ABC मतलब 1 लैम्बडा 2, h की वैल्यू -3/2 3/2 -5/2, यहाँ पे भी -3/2 3/2 और 5/2।
अब इसको अगर मैन्युअली करने जाओगे तो बहुत ज्यादा समय जाएगा, है ना। तो इसके एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि आप एक काम करो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डिवाइड वाले 2 हट जाएंगे। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर, 0 को 2 से किया तो 0 ही आएगा। इसको अगर 2 से करोगे तो 2 माइनस 3 3, ये पे आ जाएगा 2 लैम्बडा, और यहाँ पे आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -5। इसी को कॉपी पेस्ट, -3 3 -5। अच्छा ये माइनस में भैया, f की वैल्यू माइनस, ये सेम ये सेम ये सेम। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू ब्रैकेट प्लस 3 इंटू ब्रैकेट और प्लस 3 इंटू ब्रैकेट, क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा 8 लैम्बडा। उम्मीद है आपको डिटरमिनेंट आता है ना। 5 5 जा 25, देन ये बन गया 3 4 जा -12 माइनस, और ये बन जाएगा +15। आफ्टर दैट ये बन जाएगा 15 माइनस, ये बन जाएगा 6 लैम्बडा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये लिखा है 2 से अंदर 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो आ जाएगा 16 टाइम्स ऑफ लैम्बडा माइनस 50, 3 3 जा 9 प्लस 45, और इसको करोगे तो -6 3 जा 18 लैम्बडा। अब अगर आप देखोगे तो ये 16 लैम्बडा माइनस 18 लैम्बडा मतलब -2 लैम्बडा, और 45 ये 5 + 9 यानी अच्छा माइनस होगा ना, तो +4 और इक्वल्स से कितना दिया है 0, तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 2। जैसे लैम्बडा की वैल्यू मिल गई, अब उन्होंने क्या बोला है कि एंगल बताओ, थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह नहीं है तो। उनका बोलना यह है कि आप एक काम करो, अक्यूट एंगल बताओ, cos स्क्वायर थीटा अपॉन अक्यूट एंगल मतलब tan थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। बस इसमें आप वैल्यूज रख दो, वैल्यूज रखोगे तो कितना आएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी थी 3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/4 माइनस a इंटू बी, a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्बडा आएगा, डिवाइड a प्लस बी मतलब 1 प्लस लैम्बडा। लेकिन यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू रख देना, तो मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, है ना, लैम्बडा की वैल्यू 2 थी और ये आ जाएगा 1 + 2, तो फाइनली इट बिकम्स 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 इज 1/4 डिवाइडेड बाय 3। आप देख सकते हैं ये 4 4 कट गया, तो फाइनली आ गया 1/3। तो मेरे पास tan थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई 1/3 आई। ठीक है, लेकिन उन्होंने tan थीटा नहीं, उन्होंने कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन √10 पूछा है, तो कोई बात नहीं, कोसेक चाहिए ना, तो ये ऊपर वाला कौन बनता है अपोजिट, नीचे वाला कौन होता है एडजेसेंट। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री में लेके जाना हो तो अपोजिट एडजेसेंट लगाना। अपोजिट पता है, एडजेसेंट पता है, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस कितना आएगा, ऑप्शन देख के दिख जाता है, ये 10 10 10 दिख रहा है, मतलब 10 आना चाहिए। आप करके भी देख सकते हो, अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर 1 + 9 10 और उसका अंडर रूट लोगे तो √10, हाइपोटेनस की वैल्यू √10 आ गई। पूछा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन √10 पूछा है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक मतलब क्या होता है, कोसेक मतलब होता है, यहाँ पे निकाल लेता हूँ, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनस कितना है √10, अपोजिट कितना है 1, मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा √10। तो √10 को यहाँ पे रखना, डायरेक्ट ट्रिक नहीं करेंगे, √10 को यहाँ रखना, तो आ जाएगा √10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √10। तो एक √10 कट गया तो एक √10 बचा। ठीक है वही यार, ठीक है, √10 इसका आंसर है। तो कैसे किया, एक बार पेयर ऑफ लाइन बोला था तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 लिया, उससे लैम्बडा मिल गया, और tan थीटा एंगल का नाम लिया इसलिए एंगल का फॉर्मूला लगाया, लेकिन उन्होंने कोसेक मांगा तो अपोजिट एडजेसेंट लगा के कोसेक वाली वैल्यू निकाली। ये दूसरा क्वेश्चन लिखते, इसको मिटा देता हूँ, है ना, ये आप लिख लो अगर लिखना इतना है तो। ये दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चन है ना, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आते ही है हर शिफ्ट में, 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स है, मतलब आप समझ लो कि 8-10 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे अगर 4-5 क्वेश्चन पूछते तो। ठीक है, ये वाला देख लेते, इधर साइड होगा कि उतनी सी जगह में, नहीं मिटा नहीं पड़ेगा, ये मिटा देता भैया, वीडियो पॉज करके आप लिख लेना, करके देखना इसको क्वेश्चंस को। ये वाला देखो, इसमें बोला ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू -2, 3 एंड पैरेलल टू द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओ माय गॉड, ठीक है, सोचते, कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम लिया है, मतलब y एक्सिस x एक्सिस बनाना पड़ेगा, और हमें उन दो लाइंस का कंबाइन इक्वेशन बताना है जो
पैरेलल है इनके बाइसेक्टर्स के साथ, एंड पैरेलल टू बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब इसके जो बाइसेक्टर्स है, बाइसेक्टर मतलब ये दो डॉट डॉट वाली लाइन है, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है इनके साथ पैरेलल है, इनके साथ पैरेलल है। तो डॉट डॉट वाली लाइन कौन है पहले वो देख लेते हैं। तो आपको बता देते तो ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल सेम रहेगा, मतलब एंगल 45 रहेगा और 135 रहेगा। 45 रहेगा मतलब y इज इक्वल्स टू एम एक्स, 45 मतलब वन स्लोप होता है ना, tan थीटा, tan 45 1, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स। इसका क्या रहेगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स मतलब -1x। ये -1 कैसे है तो वो बता देते, एक 45 डिग्री बना, एक 135 डिग्री बनेगा, tan 45 1 और tan 135 -1। ये दो इक्वेशंस आ गए मेरे साथ। उन्होंने क्या बोला कि बाइसेक्टर का इक्वेशन मैंने निकाल लिया है और बोला ज्वाइंट इक्वेशन बताओ -2,3 से पास होने चाहिए, -2,3 से पास होने वाले बताने। तो यहाँ पे बाइसेक्टर वाली ट्रिक नहीं लगेगी। क्यों सर, बाइसेक्टर वाली ट्रिक तब लगती है जब पासिंग थ्रू ओरिजिन हो। हमें उन दो लाइंस के बारे में बताना है जो इन दो डॉट डॉट के साथ पैरेलल हो। देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये डॉट डॉट के साथ पैरेलल वाली आपको ऐसी दिखेगी, देखो ये छोटा सा बना देता हूँ, ये दिखेगी, देखो ये पैरेलल है, और इसके साथ पैरेलल वाली ऐसी दिखेगी, देखो ना ये और ये पैरेलल, और ये किस में से पास हो रहा है, ये -2,3 से पास हो रहा है, -2,3, -2,3 मतलब ये जो मैंने यहाँ पे छोटा सा क्रॉस बनाया, -2,3 इधर आएगा, इधर साइड पे बनाना है पैरेलल में, ठीक है, कहीं पे भी बनाओ, ठीक है। और इसका इक्वेशन निकालना है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है। कंबाइन इक्वेशन के लिए सेपरेट इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो स्लोप तो पता लग गया, एक आएगा स्लोप आएगा 1 और एक आएगा -1, तो इसका भी स्लोप वही रहेगा 1 और -1 आएगा। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। पॉइंट क्या दिया, पॉइंट दिया है -2,3, तो y माइनस 3 ये x1 y1 ना इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, x1 मतलब -2। लेकिन स्लोप दो थे, है ना, पैरेलल वाले स्लोप है ना, जो ये एंगल बनाएगा वही ये बनाएगा, जो ये बना रहा है वो यही बनाएगा। पैरेलल का नाम ले तो स्लोप इक्वल रहते हैं। तो y माइनस 3 पहला वाला स्लोप बन रहा है tan 45 यानी कि 1 और x प्लस 2, और अगर -1 स्लोप लेते तो दूसरा बनेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ऐसे दो इक्वेशन आएंगे, दोनों को मर्ज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये लिखा है, ये इसको सॉल्व वगैरह करोगे तो x माइनस y और ये -5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन आएगा, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो x प्लस वाई, अब करो x से इन तीनों को करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, अब माइनस वाई से करते हैं, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई से करोगे तो माइनस माइनस प्लस वाई। अब किसकी बारी, अब 5 से करो, 5 से करेंगे तो 5x प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई से किया, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई, हाँ ये प्लस वाई आएगा, ठीक है। साइन कैसे चेक हो गया, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर, एक प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x यानी प्लस 4x है, क्या ऐसा कुछ 4x वाला, अरे तीनों में है, सब में 4x है। y देखोगे तो y 5y आ जाएगा 6y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, प्लस 6y माइनस 5 प्लस 6y माइनस 5 ये है, ये भी है, तो ये सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, एमएसटी सीटी में पेयर ऑफ लाइन से रिलेटेड अगर कोई घुमा के कोई क्वेश्चन अगर पूछा होगा ये 2025 के सेशन के दौरान, तो मुझे लगता है वो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसने तो आधे से ज्यादा बच्चों को तो कंफ्यूज ही कर दिया था। इस क्वेश्चन को आप, मैं चाहता हूँ कि आप पहले ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और कोशिश करो कि आप इसका जवाब दे पाते हो क्या। ठीक है, नहीं आया तो फिर सोल्यूशन देखिएगा। तो इसमें मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,2, एक 1,2 नाम का पॉइंट है, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये y एक्सिस x एक्सिस मैंने बना दिया, और ये बनाने के बाद 1,2 मतलब ये 1 है ये 2 है, 1,2 यहाँ पे आएगा, ये P नाम का पॉइंट है। ठीक है, ये 1,2 नाम का पॉइंट है, और एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ऐसी रहेगी, यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। और फिर बोला गया है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसके डायग्राम कैसे बनाओगे, तो एक बार y की जगह 0 लेना, तो x की वैल्यू 2/3 इधर ही कहीं पे तो भी आएगी, और y की जगह 0 लिया तो x की वैल्यू -2, मतलब कुछ ऐसी ऐसी कुछ तो भी डायग्राम बनेगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगी।
पॉइंट कहाँ पे आएगा? पॉइंट मेरे ख्याल से ये वाला जो पॉइंट है ये 2/3 है, ये 0 पॉइंट समथिंग हो गया ना, 1 इधर आएगा तो 1,2 इधर आएगा पॉइंट। ये वाला पॉइंट यहां बना लेते हैं, P1,2। और फिर उनका बोलना यह है कि डिस्टेंस बताओ, ये वाला पॉइंट कहां से बताना है? फ्रॉम द लाइन x प्लस वाई, यहां से डिस्टेंस बताना, मतलब ये वाले लाइन था, ये वाले लाइन से डिस्टेंस बताना है। और कैसे चलना है? पैरेलल। अब डिस्टेंस कैसे बताओ? तो पैरेलली चलना भाई। पैरेलली मतलब इस तरीके से, मतलब जो भी पैरेलल लाइन बनेगी, इसकी जो भी पैरेलल लाइन बनेगी, ये वाला डिस्टेंस बताना है। ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। और जरूर नहीं है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, कोई भी पॉइंट किसी लाइन से कितना दूर है वो कैसे निकाल देता, वो फॉर्मूले से मैं निकाल लेता। पर इस बार ये 90 डिग्री हो, इसका श्योरिटी नहीं दी है, क्योंकि ये 90 नहीं है तो आप ये 90 कैसे ले सकते हो? गारंटी थोड़ी ना दिया कि ये 90 ही हो। ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर हो, दिख भी नहीं रही है करके, मतलब ये 90 तो नहीं है, ये नॉट 90 है। 90 नहीं है मतलब फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फिर कोई दूसरा अप्रोच सोचना पड़ेगा। दूसरा अप्रोच कैसे? तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस से निकालना है ना, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू नाम का। अगर मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट पता लग गए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पी क्यू निकाल लूंगा। अब क्यू के कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकाल रहा हूं। क्यू जो है वो किससे बना है वो सोचते हैं। क्यू नाम का जो पॉइंट है, ये अगर मुझे निकालना है, ये वाले लाइन से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अगर इसका इक्वेशन पता लग गया, इसका इक्वेशन पता लग गया तो ये पॉइंट पता लग जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसका इक्वेशन क्या था? इसका इक्वेशन था 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ये वाले लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? ये तो पैरेलल है, और पैरेलल वाले का इक्वेशन क्या होता है? पैरेलल वाले का इक्वेशन होता है बस कांस्टेंट टर्म बदल देना, ये आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये इसका इक्वेशन अगर ये है तो इसके पैरेलल वाले का मतलब पी क्यू का जो इक्वेशन है वो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू लैम्डा रहेगा। और इस इक्वेशन में, इसके इक्वेशन में पी सेटिस्फाई करेगा कि लैम्डा नहीं पता ना, लैम्डा निकालने के लिए पी तो इसी के ऊपर लाई करता है, तो पी को इसके अंदर पटक दो। पी को पटक दोगे तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, मतलब इसका जो नया रूप है, नया रूप है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसका इक्वेशन मिल गया 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। और मुझे निकालना क्या है? मुझे q निकालना है। अगर q देखो, q किससे बना है? q बना है ये वाली लाइन और ये जो मैंने अभी फाइंड आउट किया। तो ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, अगर इसको मैंने क्या किया? ऐड किया किसके साथ? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 के साथ। तो y y कट गया तो ये बन गया 4x इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1/4। और अगर x की वैल्यू 1/4 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/4। साइमल्टेनियसली बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, यानी q के जो कोऑर्डिनेट है वो है 1/4 कॉमा -1/4। q पता है, p पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पी क्यू का डिस्टेंस आ जाएगा। तो पी क्यू का डिस्टेंस आएगा अंडर रूट ऑफ, याद है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज रख देंगे तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मीन्स माइनस 1/4 माइनस ऑफ y1 मतलब कितना था? 2, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कर लो। ये कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3/4 यानी कि 9/16। सभी प्लस का ही साइन आएंगे क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8 प्लस 1 9/4 यानी 81/16। तो फाइनली पूरा सॉल्व वॉल्व करने के बाद रूट 90 डिवाइडेड बाय 16। अब ये कटते हैं क्या? ये मेरे ख्याल से ऐसा कटेगा 45/8, 45/8 आएगा, है ना, अंडर रूट ऑफ 45/8। 2 से कट करने पे 45 मतलब ये 9√5, 3√5 डिवाइड बाय 2√2। तो 3√5 डिवाइडेड बाय 2√2, ये तो है ही नहीं। 2√2 मतलब 8 हो गया और 9 5 45 आ गया। ये गलत कर दिया क्या? 90, 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9, 81 प्लस 9 90/16। क्या करूँ? कुछ नहीं, रैशनलाइज करके देखते। अगर ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो रैशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट का साइन नहीं है। जैसे आप इसको रैशनलाइज करोगे, √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर मिल जाएगा 3√10 और नीचे मिल जाएगा 4। तो 3√10/4 यानी ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। तो कभी आंसर मैच अगर नहीं किया तो रैशनलाइज कर लेना।
√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये वाला देखो, सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, मजा आएगा इसको करने में। उनका बोलना है कि ये जो सर्कम रेडियस है वो बताओ। द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, और ये बोले सर्कम रेडियस क्या होता है? सर्कम रेडियस का मतलब होता है कि जैसे ये सर्कम सर्कल है और ये ट्रायंगल है, तो इसकी रेडियस बतानी। इस तरीके से कैसे कर सकते हैं तो देखो, वो मैं बता रहा हूं। अगर आप इसके दो सेपरेट इक्वेशन करते हो, इसको इसमें से देखो x कॉमन लोगे तो y+2, और फिर से 2 कॉमन लोगे तो y+2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिल गया x+2 और y+2 इक्वल टू 0। डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम अगर आप बनाने जाओगे x एक्सिस y एक्सिस, पहले ये बनाते हैं x+y इज इक्वल, इसको शिफ्ट करोगे तो -2, -2 मतलब यहाँ पे ये -2 ये -2, तो x+y+2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन पे डायग्राम आ गया। इसकी डायग्राम x+2 मतलब यहाँ से x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -2, इसको ड्रॉ करो। x इज इक्वल टू -2 ये रहा, y इज इक्वल टू -2 ये रहा, और ये x इज इक्वल टू -2। ये ट्रायंगल बन गया। और इनका क्या बोलना है? सर्कम रेडियस बताना है। सर्कम रेडियस का मतलब होता है सर्कम रेडियस मतलब ऐसा सर्कल जो तीनों से पास हो, इस तरीके से, है ना। सर्कम रेडियस माने ये एज ए डायमीटर की तरह वर्क करेगी, ये एज ए डायमीटर की तरह वर्क करेगी। अब देखो इसको कैसे करो, अलग अलग मेथड बता रहा हूं, आपको जो मेथड पसंद है वो लगा सकते हो। पहली मेथड में आपके सामने रख लो। पहली मेथड ये है कि सर देखो ये जो है ना, ये -2 था और ये भी -2 था, मतलब इसके कोऑर्डिनेट -2, -2 है। और अगर आपको सर्कम रेडियस बतानी है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन से कितना दूर है वो निकालो। ये पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है यही तो निकालना है। तो कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन से कितना दूर है ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को इस लाइन में रख दूंगा। यानी x+y इज इक्वल टू 2 में -2 रखोगे तो -2 इसको इसके अंदर रखा और डिवाइडेड बाय a² + b², मतलब 2², सॉरी 2 नहीं है, a और b 1² + 1²। तो फाइनली ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √2 यानी कि √2। तो √2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा दूसरी मेथड कौन सी है? दूसरी मेथड देखो, मेरे पास दूसरी भी मेथड है। दूसरी मेथड ये है कि अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो रेडियस है, देखो ना सर्कल की रेडियस है, और सर्कल की रेडियस अगर आपको निकालनी है r, तो आपको पता है एक फॉर्मूला था 2r इज इक्वल टू sin a अपॉन sin a। साइन रूल बोलते हैं इसे, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है, पता है साइन रूल, a अपॉन sin a इज इक्वल टू 2r। बस इसमें वैल्यूज रख दो। तो a की वैल्यू कितने, a मतलब साइड बतानी है, a का मतलब क्या हो जाएगा साइड, और उसके रिस्पेक्ट में एंगल, कोई भी एक एंगल ले लो। जैसे ये वाला एंगल अगर मैं लेता हूँ, ये 3 एंगल है ना, ये ट्रायंगल में 3 एंगल है, ये है, ये 90 है और ये वाला है। तो कोई भी एंगल ले लो, ये 45 ले लेते, ये लिया तो साइड ये लेनी पड़ेगी, ठीक है, साइड आपको ये लेनी पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a मतलब अपोजिट साइड, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वही -2 ही है, लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब ये 2 हो गया। और नीचे साइन a का मतलब 45 मतलब साइन 45, एंगल 45 डिग्री का है ना, इसलिए ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1/√2, सॉल्व करने पे 2√2। तो 2r अगर 2√2 है तो 2 के साथ 2 कटने पे r की वैल्यू आ जाएगी √2, तब भी वही आता है ना। तीसरी मेथड भी रख रहा हूं सर, तीसरी भी मेथड है क्या? हाँ तीसरी भी मेथड है भाई। देखो इसको और कौन से तरीके से कर सकते हैं, और अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं, क्या बोलते हैं, ये वाला, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से ये वाला डिस्टेंस 2 है, पॉजिटिव डिस्टेंस है, ये भी कितना है 2। तो अगर आपको ये और ये पता है तो आप हाइपोटेनियस बता सकते हो। तो मुझे पता है ना हाइपोटेनियस क्या होता है, इन दोनों का स्क्वायर की एडिशन इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 2² + 2² यानी कि 4 + 4 8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो सिर्फ हाइपोटेनियस चाहिए, तो हाइपोटेनियस किसके बराबर आएगा, √8। √8 का मतलब क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ √2। √8 का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ √2। तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है 2√2 है। तो आधा डिस्टेंस कितना होगा, ये डायमीटर हो गया ना, ये डायमीटर ले लो, ये डायमीटर ले लो, ये तो आधा है ना, ये और ये सेम है। ये अगर 2√2 है तो ये क्या रहेगा, सिर्फ √2। इसका आधा करोगे तो सिर्फ √2 आ जाएगा। तो भी आप √2 की तरफ पहुंच सकते हो। और भी तरीका है, अगर निकालने जाओ तो और भी तरीका बता देता हूँ, वो करके नहीं दे रहा, बस आप सुनो, शब्दों से सुनना भाई। ये जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट है -2, 0, इसके कोऑर्डिनेट है -0, -2। दोनों पॉइंट पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा।
ये पॉइंट मिल गया और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये x2 - x1 होल स्क्वायर, उससे भी करोगे तो √2 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को समझा है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, मतलब आए थे शीट के दौरान। वो एक ही वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस करवाना तो पॉसिबल नहीं है, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने करवा दिया, क्योंकि टाइम फिर ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई ऐसा अटपटा सा क्वेश्चन लगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का और स्ट्रेट लाइन का जो आपसे नहीं जमे, तो आप कमेंट कर सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तरीके से मैं और एक वन शॉट लेके आते जाऊंगा और उसमें भी हम ढेरों सारी ट्रिक्स वगैरह समझेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले न्यू एक्साइटिंग वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।